दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के इस सेशन में। तो दोस्तों एथिक्स का 2020 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एथिक्स के अराउंड 13 क्वेश्चंस आते हैं थियोरी के और 6 क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडीज़ के। मोटा मोटी यही एक पैटर्न रहा है। तो इन 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में और केस स्टडीज़ भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फॉर वेटिंग फर्दर लेट्स स्टार्ट। तो 2020 का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग फॉलोइंग थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड सोशल हार्मनी। अब इस क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिया गया है। हो सकता है आपको इसकी जानकारी ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, राइट। तो क्वेश्चन में ही उसकी अंडरस्टैंडिंग ढूंढने की कोशिश करें। फ्रेम जो किया जाता है क्वेश्चन, कई बार ये ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन होता है, यानी जहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया जाता है तो डिफाइन करना आसान हो जाता है, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया है, डिस्कस करने को कहा गया है एथिक्स एंड वैल्यूज कैसे इसका एक रोल है व्हेन इट कम्स टू एनहांसिंग थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। ये थ्री कंपोनेंट्स क्या है? ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर और सोशल हार्मनी, राइट। सो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है? सबसे पहले जो कीवर्ड है उसको डिफाइन कर दे, राइट। जो एलिफेंट इन द रूम है उसी को डिफाइन कर दे। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ये एक ऐसा वर्ड है शायद जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें देनी पड़ेगी उनको, राइट। और इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? आप क्वेश्चन में ही इसके जो है सूत्र देख सकते हैं, डिफाइन कर कैसे किया जा सकता है, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, राइट। तो क्वेश्चन में बताया गया है इसके तीन कंपोनेंट, एक है ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर और सोशल हार्मनी। तो इसी को आप अपने शब्दों में फिर से एक बार बयां कर दे, राइट। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को आपने डिफाइन कर दिया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी में आप क्या करेंगे, जो मेन डिमांड है क्वेश्चन की उसको आप डील करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि कैसे एथिक्स और वैल्यू का एक रोल दिखाई देता है व्हेन इट कम्स टू एनहांसिंग दीज थ्री कंपोनेंट। जो तीन कंपोनेंट है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के, उन्हें सोशल हार्मनी, सेकंड इज सॉफ्ट पावर एंड थर्ड इज ह्यूमन कैपिटल। तो एक एक करके बताया कि कैसे आपका जो एथिक्स और वैल्यूज है इन्हें एनहांस करता है, इंप्रूव करता है। और फिर कंक्लूड कर दे। कंक्लूजन में यू कैन अगेन री एम्फसाइज द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे बात हो रही थी कि नेशनल स्ट्रेंथ की, तो कैसे एथिक्स जो है ये फाउंडेशनल है ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ, इसी को आप री एम्फसाइज करके कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। अगर हम देखिए क्वेश्चन में आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के तीन कंपोनेंट बताए गए थे, एक कंपोनेंट था सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर जब भी हम बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। और पावर ये एक, इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इट्स नॉट नथिंग बट द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन डिसीजन एंड अदर पर्सन बिहेवियर, राइट। तो आप इसी तरह अपने शब्दों में बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ये एक कैपेसिटी होती है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्लोबल अफेयर्स को। एट द सेम टाइम आप अपनी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, कोहेजन मेंटेन कर सकते हैं, सोशल कोहेजन की बात की गई, राइट। तो ये इस तरह आपने अपने शब्दों में उसी चीज़ को जिक्र कर दिया, राइट, डिफाइन कर दिया। फिर आप ये बता सकते हैं एथिक्स और वैल्यू जो है ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का मॉरल कैपिटल है। जैसे इकोनॉमिक कैपिटल होता है वैसे मॉरल कैपिटल। तो सिंपली आपने डिफाइन भी कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम बताएंगे कि कैसे ह्यूमन कैपिटल एक एक करके बताएंगे। ह्यूमन कैपिटल, इसके बाद आप सोशल कोहेजन और सॉफ्ट पावर, राइट। इस तरह आप श्रृंखला में बताएं जैसे पूछा गया है क्वेश्चन में, कैसे आपका जो एथिक्स और वैल्यू इसको एनहांस करता है। तो ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन भी कर सकते हैं आप। ह्यूमन कैपिटल होता है क्या? मोटा मोटी किसी भी देश के नागरिक है, राइट, उनकी अगर सेहत अच्छी है, वो एजुकेटेड है, राइट। बट एक और लेयर है, क्या वो मॉरली अपराइट है, राइट। क्योंकि एथिक्स का पेपर थोड़ा सा एडिशनल लेयर लगा दे, राइट। और द मोस्ट ऑफ द पीपल आर अपराइट इन देयर अप्रोच एंड आर एथिकल एंड मॉरल एंड सो एंड रिस्पॉन्सिबल, सो एंड सो फॉर। तो इससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है। इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। फिर आप बता सकते हैं कैसे इंटीग्रिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, व्यक्तियों को केपेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, रिलायंट बनाता है, राइट। लाल मोहम्मद अब्बासी का उदाहरण दिया है मैंने, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने 20 लाख रुपए जो उनको मिले हुए थे कहीं पे रास्ते पे, राइट, या कहीं पे भी, तो वो उन्होंने उसे फिर से लौटा दिए टू द पर्सन टू हुम इट वाज बिलोंगिंग, राइट। तो ये दिखाता है कि आपके जब आपके मॉरल जो एथिक्स और वैल्यूज जो है, राइट, अगर आप में, ऑफ कोर्स ये पैसा जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल होगा, राइट, उससे सही उसका उपयोग होगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, राइट। इसके अलावा आप देखोगे हमारे स्कूल्स में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, एथिक्स या ईवीएस इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे आपको आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस किया जाता है, राइट। और आप में एक क्षमता बढ़ाई जाती है ऑफ मेकिंग मॉरल डिसीजंस विच अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर इंडिविजुअल, बेटर लीडर, विच अल्टीमेटली लीड्स टू मोर कॉम्पिटेंट पीपल, प्रोडक्टिव पीपल एंड इंक्रीजेस ह्यूमन कैपिटल। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया मैंने पुष्पेंद्र मीना जी का ऑफिसर, जिन्होंने संवेदना नाम का इनिशिएटिव चलाया फॉर मेंटल हेल्थ आउटरीच इन छत्तीसगढ़। ये दिखाता है कि कैसे आपका जो एथिक्स और वैल्यू है ये ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है, राइट। इसके बाद सॉफ्ट पावर की बात की जा सकती है। अब सॉफ्ट पावर जो है ये आता कहाँ से? ये किसी भी कंट्री के कंडक्ट से आता है, राइट। एक व्यक्ति, एक कंट्री का सॉफ्ट पावर जो है उसके कैरेक्टर से आता है, और कैरेक्टर जो है वो कंडक्ट से पता चलता है। तो किसी भी नेशन के कंडक्ट की कैसे वो अपने ही
देश के नागरिकों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो इंक्लूसिव है, क्या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी वो प्रिंसिपल्ड है, वो इक्वालिटी सोवरिटी इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं या नहीं करते, राइट। तो आप बता सकते हैं कि सॉफ्ट पावर इन्हीं चीज़ों से आता है, और एथिकल गवर्नेंस हो या पॉलिसी पर प्रमोशन हो, राइट। स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखें, हमारा पॉजिटिव इमेज तभी बनता है जब हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखिए कोवैक्सीन का, राइट। कोरोना के समय में कोवैक्स इनिशिएटिव चलाया गया, जिसके द्वारा जो गरीब देश है, राइट, उनको उन तक वैक्सीन पहुंचाने का काम किया गया, और इसमें कई सारे देशों ने भागीदारी की, राइट। एक कॉमन गुड अप्रोच दिखाई देता है यहाँ पे, राइट। तो आप देख सकते हैं सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है आपका, आपने एथिकल प्रिंसिपल्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया है, राइट, इन योर फॉरेन रिलेशन। जैसे कॉमन गुड अप्रोच का इस्तेमाल किया, कॉमन गुड अप्रोच यानी जो कॉमन गुड है, राइट, जैसे हवा है, पानी है, हेल्थ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, दीज आर ऑल कॉमन गुड्स विच बेनिफिट्स मोस्ट ऑफ द कंट्री, एंड इफ वी ensure that common good is maintained or enhanced, then that is an ethical thing. तो promotion of democratic secular pluralistic value ये भी आपके कंट्री को रिस्पॉन्सिबल दिखाता है इन दी ग्लोबल प्लेटफॉर्म, राइट। तो देख सकते हैं आप कैसे ये जो वैल्यूज है, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, राइट, या फिर कॉमन गुड अप्रोच, ये आपके सॉफ्ट पावर को अल्टीमेटली बढ़ाता है। तो सिंपली अपने शब्दों में लिख दीजिए। मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है उसके बारे में बात करेंगे, सोशल हार्मनी, राइट। तो अगेन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर एथिक्स एंड वैल्यूज, राइट। आप टॉलरेंस, जस्टिस, कंपैशन, फेयरनेस की बात कर सकते हैं, राइट, जो कि अल्टीमेटली सोशल फैब्रिक में या सोसाइटी में हार्मनी बढ़ाता है। आप उदाहरण दे सकते हैं किसी इनिशिएटिव का, जैसे ऑपरेशन सुलेमानी इन कोजिकोडे, राइट, जिसमें जो है जो हंगरी लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन तक खाना पहुंचाया गया, राइट। आप देखोगे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऑपरेशन सुलेमानी, कंपैशन दिखाई दे रहा है, अगेन एथिकल वैल्यू, राइट, जिससे अल्टीमेटली सोसाइटी में एक कम्युनिटी लेवल पे एक दूसरे के प्रति एम्पैथी बढ़ती है, राइट। और एक फेयरनेस और राइट अप्रोच भी हम देखते हैं, जैसे जिसका इस्तेमाल होता है इन गवर्नेंस, फेयरनेस एंड राइट अप्रोच, यानी हर एक व्यक्ति को फेयरली ट्रीट किया जाए या हर एक व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। तो उससे क्या होता है, ह्यूमन डिग्निटी बढ़ती है, और एथिकल लीडरशिप हमें दिखाई देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन करंट टाइम्स, पोलराइजिंग टाइम्स, जहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि एथिक्स और वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके, फेयरनेस अप्रोच हो, जस्टिस अप्रोच हो, राइट, या कंपैशन हो, इससे आप सोसाइटी में एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाते हैं, जिससे कोहेजन बढ़ता है। इस तरह आप अपने शब्दों में जो है बता दें कि कैसे सोशल हार्मनी बढ़ती है थ्रू एथिक्स एंड वैल्यूज़। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि मोटा मोटी यू कैन कम बैक टू द थिंग कि पावर जब ज़्यादातर रिलेट किया जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाता है, बट ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी कि आप मिलिट्री प्रोवेस और इकोनॉमिक प्रोवेस को बढ़ाएं। अल्टीमेटली किसी भी देश को रिस्पेक्ट तब किया जाता है जब वो देश रिस्पॉन्सिबल देश हो और उसके नागरिक रिस्पॉन्सिबल हो, राइट। तो एथिक्स और वैल्यूज जो है ये एंड्यूरिंग फाउंडेशन क्रिएट करता है फॉर नेशनल स्ट्रेंथ, बिकॉज कई बार हम एज अ कंट्री प्रॉब्लम फेज में से गुजरते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमी, राइट। और इस समय हमें दूसरे देश या दूसरे देशों के लोग जो फिलेंथ्रोपी से वो मदद कब करते हैं, अगर हमारा जो कंट्री का जो कैरेक्टर है वो बेटर है, राइट, हमारा सॉफ्ट पावर अच्छा है, हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है या ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल जो स्ट्रेंथ है वो रिफ्लेक्ट होगा थ्रू वेरियस थिंग्स, राइट। तो उस पर काम करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एजुकेशन इज नॉट जस्ट इंजंक्शन, it is an effective and pervasive tool for all-round development of an individual and social transformation. Examine the new educational policy in light of above statement. तो पहले तो एक ऑब्जर्वेशन दिया, कहा गया एजुकेशन जो है ये सिर्फ एक इंजंक्शन नहीं है, ये एक जो है एक तरीके से आपको बताया जाता है कि आपको पढ़ना है, राइट, यू बीन टोल्ड टू डू दैट, राइट। तो ये एक्चुअली एक इफेक्टिव और परवेसिव टूल है, ये कहा गया है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, एक व्यक्ति को पूरी तरह से डेवलप करना है, राउंड डेवलपमेंट करना है, राइट। नॉट ओनली इंडिविजुअल की बात की जा रही है बट ऑल्सो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है कि एजुकेशन से इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बट यही नहीं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। अब इसको एग्जामिन करना है वाया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो रिसेंटली 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, राइट। उसके हवाले से आपको इस स्टेटमेंट के ट्रुथफुलनेस को एग्जामिन करना कि क्या दिस इज ट्रू और नॉट, राइट। तो कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल रखेंगे हम स्टार्ट कर सकते हैं बाय इंटरप्रिटेटिंग दैट कोट और दी ऑब्जर्वेशन गिवन, यानी अपने शब्दों में उसको जो है लिख देंगे कि व्हाट दिस कोट मीन्स, राइट। और फिर बाद में हम एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि कैसे क्या ये सच है कि जो इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट में और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में एजुकेशन का रोल है। कुछ एग्जांपल आपको पता हो, राइट, जैसे उदाहरण दे सकते हैं किसी
एक इंस्टीट्यूशन का जिसने बहुत अच्छे नागरिकों को या लीडर्स को बनाया, बट एट द सेम टाइम सोशल डेवलपमेंट में भी उनका, जैसे आईआईटीज़ की बात की जा सकती है, आईआईएम्स, आईएससी, या फिर कोई एक एनजीओ हो, राइट, जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को और अच्छे नागरिक बना रहा है, और राइट, छोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है, राइट। इंट्रोडक्शन में आप बताया कि या इंटरप्रेट करें कोड को, एग्जाम्पल दे, इसके बाद आप तुरंत एनईपी पे आ जाएंगे, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ फीचर्स बताएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट, मोटा मोटी फीचर्स जो है वो बताएंगे, या उसके ऑब्जेक्टिव्स और जो है उसको, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और फीचर्स बता दिए। अब ये फीचर्स बताते समय आपको ये बताना है कि कैसे ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर सकता है, राइट। तो वो चीज करनी, जो फीचर्स बताएंगे, लीड्स टू दिस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाइकवाइज, एंड फिर क्योंकि एग्जामिन कहा गया, राइट, ट्रूथफुलनेस उसकी देखने को कहा गया, राइट। तो ऑफ कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई, उसका जो इफेक्ट है वो बहुत टाइम बाद आएगा, बट जब भी आएगा तो हम उसको उस समय इवेल्युएट तो करेंगे, बट जब हम एग्जामिन कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, हम कह सकते हैं उसके यूटिलिटी को एग्जामिन कर रहे हैं, राइट। तो कुछ उसके अगर इश्यूज है तो वो भी गिना दे, शॉर्ट में रखे उस चीज को, शॉर्ट में बता दे कुछ चैलेंजेस है व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली फाइंडिंग और मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो बता दे एंड देन कंक्लूड कर दे। वहाँ पे आप जो है फिर से रीएम्फसाइज करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर बहुत सही तरीके से इंप्लीमेंट करी गई और वो जो चैलेंजेस आपने बताया उसके ऊपर काम किया गया, तो इसका सच में ट्रांसफॉर्मेटिव रोल है एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज सोसाइटी लेवल। तो अराउंड 3 पार्ट्स बनेंगे इन क्वेश्चन इन द बॉडी, राइट। तो हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट के लिए 2-3 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, राइट, नॉट टू वरी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंटरप्रेट करते कोड को। एजुकेशन जो है आप बता सकते हैं, इट्स द ट्रूएस्ट फॉर्म, in its truest form is not just imposing rules or merely imparting knowledge, it is about nurturing individuals, right? It's not just giving knowledge or giving information to the student, actually उनको nurture करने का काम, यही truest मीनिंग है एजुकेशन का। इस तरह आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, जो कि कोर्ट में बताया भी गया या ऑब्जर्वेशन में बताया गया। अब मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे लामा थुप्टेन पुंसोक का, आई मे हैव अटर्ड द नेम रॉन्गली, सो इनका नाम है, ये बेसिकली तिब्बतियन जो है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के एक लामा है या एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, जिन्होंने एक ऑर्फन बच्चों के लिए, कई सारे ऑर्फन बच्चों के लिए स्कूल खोले, राइट, और कई सालों से खुले, इनको पद्मश्री अवार्ड वगैरह मिला है। सो इट ब्रिंग्स आउट लॉट ऑफ young citizens who are actually responsible, compassionate, because they have come from such a compassionate organization, right? तो और सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि आप ऑर्फन लोगों को जो है एक शिक्षा दे रहे हैं, उनको काबिल बना रहे हैं, तो उनकी तरक्की हो रही है, तो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, राइट। तो इस तरह उदाहरण दे दिया। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव विजन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी दिखता है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स बताएं, जैसे यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात की जा सकती है, राइट, जो कि कहीं ना कहीं वर्च्यू एथिक्स से जुड़ा है, कि अल्टीमेटली आप जो है एक रोबोट्स की फैक्ट्री नहीं बना रहे, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक ऑटोनॉमी होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, उसके अंदर की जो गुण है उसको आपको जो है उभारना, उसको जो है आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, राइट। तो वर्च्यू एथिक्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है, इट अलाइंस विद वर्च्यू एथिक्स ऑन इंडिविजुअल फ्लरिशिंग, राइट। इसके अलावा फाउंडेशनल लर्निंग पे फोकस है, या न्यूमरसी मिशन पे फोकस है, निपुण भारत, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो फाउंडेशनल लिटरेसी है या न्यूमेरिकल लिटरेसी, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, राइट। तो ऑफकोर्स ये क्रिटिकल है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके अलावा एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को पढ़ाया जाएगा, ये भी बताया गया है इन दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। तो अगेन एथिक्स की बात करें तो ये एम्पैथी, रिस्पेक्ट, क्लीनलीनेस, कर्टसी, राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की बात की जाए तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट, सर्विस, राइट, इन चीज़ों को इम्पार्ट करेगा इन दी स्टूडेंट्स। इसके अलावा इंक्लूजन और इक्विटी की बात की गई तो महिला हो, SC ST OBC वर्ग हो, राइट, या जो लोग डिसेबल्ड हैं उनके प्रति स्पेशल फोकस की बात की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ऑफकोर्स ये जस्टिस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ये जो फीचर्स है कैसे इंडिविजुअल, राइट, और सोसाइटी दोनों को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता है इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बता दिया आपने। फिर आप अगेन देयर इज वन मोर, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, राइट। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कॉम्पिटेंस को बैलेंस किया जा रहा है विद रूटेडनेस इन कल्चरल आइडेंटिटी, अगेन एनहांसिंग सॉफ्ट पावर। इसके बाद गैप्स बता सकते हैं, जैसे इंप्लीमेंटेशन हर्डल की बात कर सकते हैं, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं है, पॉलिसी बना लेंगे बस उसको इंप्लीमेंट करने वाले शिक्षक है, राइट। तो जो उनकी पेडागोजी है, राइट, शिक्षकों की, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा एडटेक जो है, इट हैज बिकम अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम एट टाइम्स, राइट, नॉट ऑल बट मेनी ऑफ देम आर प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि बहुत कमर्शलाइज है,
पैसे निकालना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते, राइट। इसके अलावा लिंग्विस्टिक और रीजनल डिस्पैरिटीज भी है। सो बड़ा कंट्री है तो हर जगह पे आप अगर सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट, तो आप कंक्लूजन में ये बता सकते हैं अगर इम्प्लीमेंट किया इसको सिंसियरिटी, इक्विटी और सेंसिटिविटी, इसका पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू पूल ऑफ एनलाइटेंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस तरह आप थोड़े से बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रेड इज अ डिस्ट्रक्टिव is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison nation spirit. Do you agree with this view? Justify your answer. अगेन एक ऑब्जर्वेशन दिया गया, कहा गया कि हेट्रेड, ये जो एक इमोशन है, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एक व्यक्ति के विजडम को एज वेल एज उसके कॉन्शियंस, उसके अंतर्मन या उसकी जो मॉरल कंपास है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और नेशन के स्पिरिट को ये पॉइजन कर सकता है। यानी अगेन इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन, इन दोनों के लेवल पे बात की कि हेट्रेड दोनों को हार्म करता है, आपके एक व्यक्ति को, उसके विचार को, उसके सोच को, उसके विजडम को, एट द सेम टाइम उसके कॉन्शियंस को, राइट। एंड इट कैन पॉइजन नेशन स्पिरिट, यानी सोसाइटी में ये कलेश क्रिएट कर सकता है, राइट। तो डू यू अग्री विद दिस व्यू? अगर आप अग्री करते हो तो उसको जस्टिफाई भी करो। तो सिंपल है क्वेश्चन और आंसर भी सिंपल ही होगा इसका। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं हेट्रेड को अपने शब्दों में, कीवर्ड है इसका, राइट। और आप बता सकते हैं कैसे ये डिस्टॉर्ट करता है ह्यूमन जजमेंट को और मॉरल रीजनिंग को, राइट। फिर डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे हेट्रेड जो है विजडम यानी रैशनल थिंकिंग को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करता है, राइट, या वीकन करता है, और आपके कॉन्शियंस यानी एथिकल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है, राइट। इसके बाद आप इसको लिंक कर सकते हैं विद अदर प्रिंसिपल्स लाइक एम्पैथी, टॉलरेंस, जस्टिस, राइट। और फिर एग्जांपल्स के द्वारा आप समझा सकते हैं कैसे ये नेशनल स्पिरिट को भी हार्म करता है, राइट। कि अगर हेट्रेड सोसाइटी में अगेंस्ट अनदर रिलीजन, अगेंस्ट अनदर कास्ट, अगेंस्ट अनदर लैंग्वेज, राइट, तो सोसाइटी को हार्म कर सकता है और किया है, राइट। आप सिर्फ इंडिया का नहीं बाहर का भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप रवांडा का उदाहरण दे सकते हैं, या फिर कोई भी जहाँ पे जेनोसाइड हुआ है, जहाँ पे हेट्रेड रहा है, राइट। इवन आप जो हमारे इर्द गिर्द जो कंट्रीज है, रोहिंग्या, या फिर यहाँ पे सॉरी श्रीलंका का उदाहरण दे सकते हैं, राइट। या इंडिया में भी कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा, और फिर कंक्लूड करें विद एन अपील। इस तरह ये क्वेश्चन जो है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई सफरिंग की बात की जा रही है या फिर एनवायरमेंट क्राइसिस के, तो अपील के साथ क्लोज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वी हैव टू डील विद दिस इशू ऑफ हेट्रेड, राइट। ओवरकम करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव यूनिटी एंड प्रोग्रेस। तो अगेन यू कैन स्टार्ट इन इंट्रोडक्शन। हेट्रेड, हेट्रेड होता क्या है? एक नेगेटिव इमोशन है, डीप सीटेड इमोशन है, जो एक व्यक्ति के एबिलिटी को टू थिंक स्ट्रेट उसको ये हैम्पर करता है। और कहीं ना कहीं ये हेट्रेड का सोर्स भी बता सकते हैं। द सोर्स ऑफ हेट्रेड इज मोस्टली फियर, प्रेजुडिस एंड इग्नोरेंस, राइट। तो हेट्रेड को आपने डिफाइन कर दिया, फिर आप आंसर में बॉडी में बताएंगे कि कैसे ये इरोड करता है विजडम को और कॉन्शियस को, और कैसे ये आपके जो है ऑफ कोर्स आपके रीजन को और कॉन्शियस को। तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि जब आप बहुत गुस्सा होते हो, राइट, आप सही से सोच नहीं पाते, राइट, आपके विचार को, क्योंकि इमोशंस जो है वो ओवरटेक कर लेते हैं किसी भी रीजनिंग प्रोसेस को, राइट। तो इस तरह आप बता सकते हैं इट इम्पेयर्स रैशनल थिंकिंग, रिप्लेसिंग डेलिब्रेशन विद एंगर और रिवेंज। इसके अलावा ये आपके कॉन्शियस को डैमेज करता है, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा हेट से भरे होते हैं तो दूसरे के सफरिंग को आप जो है उसके प्रति एम्पैथी या कंपैशन नहीं दिखा सकते, राइट। तो सफरिंग और इनजस्टिस के प्रति भी व्यक्ति को नंब करता है। सो यू कैन से कि हेट्रेड जो है कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है, जैसे एम्पैथी जो है वो रिप्लेस हो जाती है विद इंडिफरेंस, टॉलरेंस जो है वो रिप्लेस हो जाती है विद एक्सक्लूजन, बिगेटरी, और जस्टिस सबवर्ट हो जाता है, राइट। तो ये कुछ एथिकल प्रिंसिपल जिसको ये अंडरमाइन करता है। और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो हेट्रेड है या इस तरह की सोच जो है वो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स को भी काउंटर करता है, जैसे वर्च्यू एथिक्स हो या कांतियन एथिक्स हो, एंड सो एंड सो, राइट। सो यू कैन जस्ट सिंपली मेंशन कि कैसे ये आपके एथिकल कॉन्शियंस को, राइट, एथिकल कॉन्शियंस यानी कॉन्शियंस की बात करें तो आप ऑफ कोर्स ये माइंड से रिलेटेड है, जजमेंट से रिलेटेड, बट एट द सेम टाइम उन वैल्यूज और प्रिंसिपल से रिलेटेड है जो कि हम कई बार इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर कल्चर और आवर पेरेंट्स, और समटाइम्स वी कल्टिवेट इट, राइट। तो उसको भी ये हार्म करता है। इसके बाद आप जो है एग्जांपल दे सकते हैं, स्पेशली जो सेकंड पार्ट है सोसाइटी के नेशनल स्पिरिट को ये हार्म करते हैं। तो आप रवांडा का, मैंने जैसे कहा, जेनोसाइड की बात की जा सकती है, राइट। हुत्तू और तुत्सी नाम के दो वहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज थे जिनके बीच में संघर्ष हुआ, एंड देयर वर मास किलिंग एंड मास रेप बाय तुत्सी एंड बाय हुत्तूस, राइट। सो वेरी बैड थिंग, बिकॉज इट वॉज फिल्ड विद हेटरेड। फिर इंडिया की पर्सपेक्टिव में आप बता सकते दिल्ली राइट, रिसेंट राइट्स, राइट, या फिर इन जनरल
डिजिटल हेट स्पीच और पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं। आज की डेट में आप देखोगे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, वी फाइंड लॉट ऑफ हेट एंड पोलराइजिंग ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये नेशनल स्पिरिट को हार्म करता है, बिकॉज अब सोसाइटी में लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट। देयर विल ऑलवेज बी अ बायस टुवर्ड्स अदर पर्सन। तो इस तरह आप बताएं। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि इनको ओवरकम करना बहुत जरूरी, हेटेड को। ये सिर्फ मॉरल नेसेसिटी नहीं है, ये नेशनल इम्परेटिव है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, राइट। अदरवाइज देयर कुड बी स्ट्राइफ इन द सोसाइटी। गांधी जी के कोट से एंड कर सकते हैं, हेट द सिन नॉट द सिनर, राइट। कि यू शुड हेट द सिन एंड नॉट द सिनर, राइट। तो इंडिविजुअल के प्रति हेट्रेड नहीं होनी चाहिए, वो उस इंडिविजुअल ने क्या किया है उसके प्रति आप हेट्रेड कर सकते हो, जो खराब चीज़ है। तो ये गाइड करता है, ये जो प्रिंसिपल है ये हमें गाइड करता है हाउ टू लुक एट हेट। हेट इज नॉट ऑलवेज बैड, राइट। यू हैव टू हेट बैड थिंग्स, बट यू शुड नॉट हेट पीपल और ग्रुप्स और आइडेंटिटीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्न, डिस्कस। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इमोशनल इंटेलिजेंस पे हर साल या हर 1-2 साल के अंदर एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन कंपोनेंट क्या है वो पूछा गया, और क्या इसको लर्न किया जा सकता है, डिस्कस, ये पूछा गया, राइट। तो सिंपल रखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन कर देंगे स्टार्ट में, राइट। फिर उसके कंपोनेंट्स बताएंगे। आप डेनियल गोलमैन के डेफिनेशन जिसमें वो 5 कंपोनेंट्स की बात करता है, राइट, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद आप जो है बताएंगे क्या ये लर्न हो सकता है और उसके क्या टेक्निक्स है वो बता सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल भी दे दे, सपोर्ट कर दे विद एग्जाम्पल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल, और कंक्लूड करें बाय स्ट्रेसिंग की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, स्पेशली इन गवर्नेंस सेटअप, राइट। इफेक्टिव रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हो बाय सेइंग कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली आपकी एबिलिटी है कि आप रिकग्नाइज करते हो खुद के अंदर के इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को, और आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, रेगुलेट कर पाते हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो इमोशंस, राइट। सो मोटा मोटी ये आपकी कैपेसिटी है, आपने डिफाइन कर दिया। आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे जहाँ पे आप कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। तो यू कैन जस्ट मेंशन गोलमैन जो है ही हैज गिवन दिस मेनी कंपोनेंट्स और मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल इंटेलिजेंस और नॉट एथिकल इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आप उनको बता दे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, शॉर्ट में डिस्कस कर दे या उसको डिस्क्राइब कर दे। व्हाट डू वी मीन बाय सेल्फ अवेयरनेस? सो अंडरस्टैंडिंग वन्स ओन इमोशन, सेल्फ रेगुलेशन इन मैनेजिंग खुद का इमोशंस, मोटिवेशन दैट इज यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट। Empathy and you can put yourself in other person's shoes. Social skills, that is you manage relationship, communicate well, effectively and so on. So तो मेजर कंपोनेंट्स बता दिए आपने। अब इसको क्या सीखा जा सकता है ऑफ कोर्स, तो उसके उदाहरण दे। आप यस बताएं। ट्रेनिंग और वर्कशॉप के द्वारा हो सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन और फीडबैक के द्वारा, या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के द्वारा, राइट। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के द्वारा आप एम्पैथी सीखते हो, आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हो जाते हो, राइट। सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा आप समझ पाते हो कि क्या आपका रिएक्शन जो रहा है इन योर सोशल सर्कल्स, was it good or was it bad, you evaluate your own action, your speech and so on and so forth, right। ट्रेनिंग और वर्कशॉप के द्वारा आपको मेंटरशिप मिल सकती है, अवेयरनेस मिल सकती है रिलेटेड टू योर इमोशन और योर plus and minus point when it comes to what we say as socializing, right। socializing के द्वारा आप किस तरह socialize करते हो उसके बारे में भी आपको आइडिया मिल सकता है फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल मैंने दिया है प्रशांत नायर जी का। प्रशांत नायर जी जो है IAS ऑफिसर फ्रॉम केरला, उनको उन्होंने एक लेख में लिखा था इन न्यूज़पेपर की वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक हायरार्की, राइट। जिससे क्या होता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाते हैं अपने ऑफिस को, राइट। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का उदाहरण, या उन्हीं का एक कार्यक्रम है इनिशिएटिव ऑपरेशन सुलेमानी, जो कि जो हंगरी लोग हैं, राइट, भूखे लोग हैं, उनको खाना देने की बात की गई है इस प्रोग्राम के द्वारा, बट थ्रू वॉलंटियरिज्म। तो आम जनता जो है, हॉटेलियर्स जो है, वो मिलके गरीबों को खाना प्रोवाइड करते। तो यहाँ पे भी आपको एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, राइट। तो आपने डेफिनेशन या एग्जाम्पल दे दिया, फिर कंक्लूजन कर दे, राइट। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इनबॉर्न ट्रेट नहीं है, ये आप सीख सकते हो। इसका ये भी कहा जा सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एज के साथ भी बढ़ता है, सो दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट, राइट। बट इसके ऊपर काम किया जा सकता है और इसको डेवलप किया जा सकता है, राइट, फॉर पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। इससे आप एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के एक टॉपिक के अंदर आता है कि जो हमारे लीडर्स रहे, रिफॉर्मर्स रहे, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनसे आप क्या सीखते हैं उनके लाइफ से। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बुद्धा जी के ऊपर एक क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई, डिस्कस। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि रेलेवेंस के बारे में पूछा जाता है कि आज की डेट में क्या रेलेवेंस है इसका।
तो सिंपल रखेंगे इस क्वेश्चन को, आप आंसर को आप स्टार्ट कर सकते हैं विद बुद्धास टीचिंग। सिंपली आप जो है जिस्ट बताएं, राइट, डिटेल में ना बताएं, या बुद्धा के बारे में बता सकते हैं, राइट, जो व्यक्ति है उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं, राइट, और कंटेक्स्ट के साथ उसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप उनके टीचिंग्स बताएं, शॉर्ट शॉर्ट में बताएं जो भी 4-5 टीचिंग्स हैं उनके, राइट, और फिर एक्सप्लेन करें उसका रेलेवेंस, राइट, रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 पार्ट है, राइट, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई, राइट, उसको डिस्कस करना है। तो आप टीचिंग्स बताएंगे और उसका रेलेवेंस बताएंगे, साथ में भी बता सकते हैं कि ये टीचिंग है उसका रेलेवेंस ये, इसका टीचिंग है इसका रेलेवेंस ये, राइट। सो कंक्लूड करें बाय एम्फेसाइजिंग अगेन, यू कैन कम बैक टू गवर्नेंस, आप कह सकते हैं कि एथिकल गवर्नेंस में या फिर पर्सनल वेलबिंग, दोनों में भी बुद्धा की टीचिंग इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धा की टीचिंग जो है ये ऑफर करते हैं प्रोफाउंड एथिकल फाउंडेशन। हम हमारे एथिक्स के कोर्स में भी बुद्धास की टीचिंग को पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि ये हम फाउंडेशन बनता है फॉर एथिक्स, राइट, फॉर not only country but not only for individual but also for societies and countries and world also, right। तो ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं फॉर बोथ पर्सनल कंडक्ट एज वेल एज पब्लिक लाइफ। तो सिंपली आप उसको बता दें, राइट, बहुत डिटेल में ना बताए टीचिंग्स, क्योंकि आगे टीचिंग्स आपको बताने हैं, राइट, इन दी बॉडी। तो बॉडी में आप टीचिंग्स बता सकते हैं। तो बुद्धा के कौन से टीचिंग्स हैं, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को, राइट, तो उसके द्वारा भी आप इसको समझा सकते हैं, राइट। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको एथिक्स और मॉरलिटी से उसको रिलेट करते जाना, राइट। तो मिडिल पाथ की बात की जा सकती है, मध्यम मार्ग, राइट, जो कि मॉडरेशन की बात करते हैं कि एक्सट्रीम में नहीं जाना है, मिडिल पाथ रखना है। तो आज की डेट में इसका उसका रेलेवेंस क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिस्ट बन गए, हाइपर कंज्यूमरिस्ट, हर चीज़ हमें चाहिए, राइट, जो भी हम खरीद सकते हैं उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मिडिल पाथ बहुत ज़रूरी है, आपको जो नीड है उसके ऊपर फोकस करें, नॉट ऑन ग्रीड, राइट। तो मिडिल पाथ यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद वर्क at this time point of time, many people are burn out, right, because of heavy work. So it is because of greed of the company as well as the greed of the people also, right, they want to earn a lot and they would want a status and they would want possession for which they work a lot, right। at times they are coward, right, they are not able to articulate well कि मेरे से नहीं होगा ये, right, they are afraid for their jobs। so you have to find a middle path, you have to be assertive but at the same time you cannot be very much relaxed, right। तो उदाहरण दिया जा सकता है इसका, कई सारे उदाहरण है, जैसे अन्ना पेराइल, राइट, एना पेराइल, Ernst and Young की एम्प्लॉय जो she died because of heavy workload, right, she killed herself। सो मिडल पाथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आज के डेट में बहुत रेलेवेंट है हर एक चीज़ में, आपके वर्क प्लेस में या फिर आपके इन जनरल आपके बिहेवियर में, राइट। फोर नोबल ट्रूथ की बात की जा सकती है, शॉर्ट में बताना है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है। फोर नोबल ट्रूथ क्या है, बेसिकली बुद्धा टॉक्स अबाउट कॉज ऑफ सफरिंग, राइट, life involves suffering, cause of suffering is desire, ignorance, it can be overcome and there is eightfold path for it, right। तो आज की डेट में इसका रेलेवेंस क्या है कि आज की डेट में कई सारे लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है उनको कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज होते हैं, कुछ लोग अग्री करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे ही रहने देते हैं और उसका बाद में उनको प्रॉब्लम होता है, राइट। तो मेंटल हेल्थ जो है वो ज़्यादातर हमारे इमोशन से जुड़ा है और इमोशंस हमारे कई सारे डिज़ायर से जुड़ा है, राइट। तो अगेन यू कैन find the root of your sufferings to the desires and you can elevate those sufferings through right speech, right conduct and so on so forth, जो कि एट फोल्ड पाथ की बात की गई है। आगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि एट फोल्ड पाथ होता क्या है। तो राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको उसको बताना नहीं है कि राइट स्पीच क्या है, राइट एक्शन क्या है, राइट। सिंपली आप कोट करते जाइए एट फोल्ड पाथ एंड ये इसका रेलेवेंस क्या है, एथिकल लिविंग में ये एनकरेज करता है, राइट, आपको डिसिप्लिन बनाता है, विजडम लाता है आपके अंदर। इसके अलावा कंपैशन की बात तो ज़रूरी नहीं है मैंने जितने पॉइंट्स लिखे उतने सारे आपके आंसर्स में होने चाहिए, राइट। टीचिंग में आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, फिर बाद में उसके रेलेवेंस के 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो बट क्योंकि हम यहाँ पे रेलेवेंस भी साथ में बता रहे हैं तो यू कैन हैव मोर पॉइंट्स इन दैट सेंस। सो कंपैशन, कोरोना की बात की है, नॉन वायलेंस की, आज की डेट में इसका रेलेवेंस है, राइट। सो आई हैव नॉट स्टार्टेड डिस्कसिंग कंपैशन एंड नॉन वायलेंस, बस मैंने उसको ड्रॉप कर दिया वर्ड्स को, उसका रेलेवेंस बता दिया। कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा है, हेट स्पीच है, पोलराइजेशन है, राइट, उदाहरण दे सकते हैं दिल्ली राइट्स का वगैरह वगैरह, राइट। तो उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब कंक्लूजन में आप यू कैन री एम्फसाइज बुद्धा की टीचिंग जो है सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है बट एक्चुअली ये इंडिविजुअल को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, एज वेल एज सोसाइटी की भी मॉरल स्टैंडर्ड्स को अब उठाते ऊपर, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री, राइट। तो इस तरह इसे कंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The will to power exists, but it can be tamed and be guided by rationality and principle of moral duty. Examine this statement in context of international relation. एक कोट है, कोट से स्टार्ट किया है. द विल टू पावर, इफ आई एम नॉट, नीचे का ये कंसेप्ट है, राइट. विल टू पावर, नीचे एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम 19th सेंचुरी. तो इन्होंने ये वर्ड दिया है कि द विल टू पावर. नीचे वैसे कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रॉम नीचे. तो द विल टू पावर की बात की गई. अब विल टू पावर एग्जिस्ट कहा गया, बट इट कैन बी टेम्ड, बी गाइडेड बाय रैशनलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉरल ड्यूटी. एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटर. अब अगर आपको विल टू पावर नहीं पता है, राइट, तो थोड़ा बहुत आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, राइट. यहाँ पे क्या कहा गया, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की गई और पावर की बात की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलिस्ट प्रिंसिपल की बात की गई. अगर रियलिज्म के बारे में नहीं पता है देन दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि रियलिज्म हम पढ़ते हैं लेक्चर्स में, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि एक कंट्री जो है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करती है, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सन और अदर कंट्री ऑल्सो, राइट. तो ये विल टू पावर होती है हर एक व्यक्ति में, राइट. बट इसको टेम किया जा सकता है, इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, राइट. अगर रैशनलिटी और मॉरल ड्यूटी का जो है इस्तेमाल करे या उसको गाइड करने में इसका इस्तेमाल करे, राइट. तो ये कहा गया. अब इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है, राइट. एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, राइट, आज की डेट में. तो कैसे सोचे या कैसे अप्रोच करें, तो विल टू पावर एक कीवर्ड है, उसको डिफाइन कर दे, राइट. व्हाट डू वी मीन बाय विल टू पावर. अगर आपको नीचे के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं कि समथिंग दैट नीचे है सेट. अगर नहीं पता है लेट इट बी, आप गेस वर्क के द्वारा विल टू पावर को डिफाइन कर दे, राइट. इसके बाद आप एक्सप्लेन करें कि कैसे रैशनलिटी और मोरालिटी, राइट, और मॉरल ड्यूटी उसको कंट्रोल कर सकते, क्योंकि यही कोट है, राइट. तो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि इसका एग्जामिन करने को कहा गया. तो वो एक्सप्लेन करे, सपोर्ट करे अपने आर्ग्यूमेंट को विद सम एग्जांपल्स, राइट. और फिर बाद में एक्नॉलेज करे कुछ चैलेंजेस, राइट. एक्नॉलेज करे कुछ चैलेंजेस व्हेन अप्लाइंग एथिक्स टू दिस आइडिया ऑफ विल टू पावर, राइट. कुछ चैलेंजेस हैं और ये सब कुछ आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बताना है, राइट. तो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बताना यानी आप इधर इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर सकते हैं या एग्जांपल के द्वारा भी उसको लिंक करते जा सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन में ये चीज़ होती है, विल टू पावर है और उसको टेम किया जा सकता है, बट एट टाइम्स उसको टेम नहीं किया जाता, जो कि चैलेंजेस में आप बताएंगे. और फिर कंक्लूड करेंगे जहाँ पे आप बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे कि हम एज अ कंट्री वी वांट आवर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, बट एट द सेम टाइम नेशनल इंटरेस्ट जो है इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर पर्सनस नेशनल इंटरेस्ट, राइट, और अदर नेशनल इंटरेस्ट. तो इस तरह से बैलेंस अप्रोच में आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं. तो विल टू पावर क्या है, बेसिकली कंसेप्ट जो नीचे ने पॉपुलराइज किया था. बेसिकली हर एक व्यक्ति में इनेट ड्राइव होता है, राइट. हम इंडिविजुअली, राइट, एवरीवन वांट्स पावर, राइट. और ये नेशन पे भी अप्लाई होता है, नेशन भी जो है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहती है. तो ये होता है, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है जो है, बिकॉज अदरवाइज इट वुड लीड टू डोमिनेंस, राइट. तो इन इंटरनेशनल रिलेशन दिस मैनिफेस्ट एज नेशन परसुइंग देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफन थ्रू मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मीन्स. तो विल टू पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स आप बता सकते हैं, नेशन जो है वो ऑफन एक्ट करती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना की कोशिश करती है, कई बार इन्फ्लुएंस गेन करने की कोशिश करती है, कई बार रिसोर्सेज सिक्योर करने की कोशिश करती है, राइट. और इसके कारण पावर राइवलरीज भी होती है, जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में जो टेक वॉर है, राइट. फॉर व्हाट, फॉर एआई के पर्सपेक्टिव में उनके बीच में टेक वॉर चल रहा है. यूएस ने कई सारे बैन लगाए हैं चाइना को, जो यूएस की कंपनीज है दे कैन नॉट सेल माइक्रोचिप्स टू चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज, राइट. इस तरह के बैन लगाए, राइट. या फिर रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, राइट. दिस इज ऑल विल टू पावर, राइट, आइदर फॉर प्रोटेक्टिंग देयर ओन सोवरेनिटी और गेनिंग इन्फ्लुएंस और सिक्योरिंग रिसोर्सेज, राइट. तो कहीं ना कहीं रियलिस्ट प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए दिखा दे रहा है कि पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपके इंटरनेशनल ऑर्डर है या फिर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स है वो जो है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, सिर्फ पावर इंपॉर्टेंट हो जाती है कई सारे देशों के लिए, राइट. तो इसमें रैशनलिटी और मॉरल ड्यूटी का क्या रोल है, ये रिस्ट्रेन कर सकती है पावर को. तो आपने पहले तो उदाहरण दे दिया, राइट. पहले विल टू पावर बताया, उसका उदाहरण दिया यहाँ पे आपने इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, फिर आप रोल बताएंगे ऑफ रैशनलिटी एंड मॉरल ड्यूटी इन रिस्ट्रेनिंग पावर. तो रैशनलिटी जो है ये एनेबल करता है डिप्लोमेसी, राइट. डिप्लोमेसी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का उदाहरण दे सकते हैं कि जब रशिया और
यूएस में जो है प्रॉक्सी वॉर चल रहा था और क्यूबा में मिसाइल्स जो है वो रख दिए थे रशिया ने, तो उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया गया, राइट, अदरवाइज इट वुड हैव लीड टू मास डिस्ट्रक्शन। तो डिप्लोमेसी यानी यहाँ पे रैशनलिटी का इस्तेमाल किया, कि टॉक्स का इस्तेमाल किया। मॉरल ड्यूटी की बात कर सकते हो, आज की डेट में ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, कलेक्टिव वेलफेयर, ये सारा कुछ हमारे एथिक्स, राइट, इसमें कहीं ना कहीं इसके प्रिंसिपल्स इस दिखाई देते हैं। जैसे यूएन चार्टर की बात की जा सकती है, राइट, यूएन चार्टर में नॉन एग्रेशन प्रिंसिपल है, या फिर रिस्पेक्टिंग अदर पर्सन सोवर्निटी या अदर कंट्री सोवर्निटी का प्रिंसिपल है, राइट, या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, या जेनेवा कन्वेंशन की बात कर सकते हैं, जहाँ पे वॉर टाइम में कैसे कंडक्ट करना है किसी कंट्री को, कैसे एनिमी स्टेट से आपको डील करना है, अगर उसके सोल्जर्स आपके पोजिशन में आ जाते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, राइट। तो आपका पावर है, राइट, यू कैन एक्सर्ट पावर, बट आपकी मोरालिटी या मॉरल ड्यूटी और रैशनलिटी इसको टेम कर सकती है, राइट। ये उदाहरण दिए हमने, बट देन वी हैव सेड कि हम कुछ चैलेंजेस भी गिनाएंगे कि हाँ विल टू पावर है और रैशनलिटी और मॉरल ड्यूटी ये उसको रिस्ट्रेन कर सकती है, बट डज इट हैपन ऑल द टाइम? नहीं होता, राइट। जैसे देयर आर चैलेंजेस टू इन टेमिंग टू विल टू पावर, जैसे मॉरल रिलेटिविज्म, राइट, मोरालिटी, राइट, हम कह रहे हैं मॉरलिटी आपके विल टू पावर को टेम कर सकते हैं, बट मॉरलिटी भी रिलेटिव है, राइट। तो उसका उदाहरण दे सकते हैं आप, राइट, जैसे आप बता सकते हैं कि फ्रांस में जो है आप देखोगे कि बुरखा बैन कर दिया गया है, बट तालिबान में बुरखा जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, राइट। तो रिलेटिव है आपकी मॉरलिटी, तो वो जो मॉरलिटी रिलेटिव है, तो आपके जो पावर है, पावर जरूरी नहीं यू एक्सर्ट ऑन पीपल आउटसाइड द कंट्री, बट ऑल्सो पीपल विद इन द कंट्री, राइट। तो यू मे not be able to tame to power because of our moral understanding are different, right। इसके अलावा पावर असिमेट्री की बात की जा सकती है, जो स्ट्रॉन्ग नेशन है दे बाईपास मेनी नॉर्म्स, यूएस और ईरान का वॉर हो या इराक का वॉर हो, राइट, वहां पे आप देखोगे विल टू पावर was not tamed by either moral duty और by rationality। या डबल स्टैंडर्ड की बात की जा सकती है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है यूनाइटेड नेशन वगैरह, राइट, दे डोंट हैव टीथ, ऐसा कहा जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर टेमिंग विल टू पावर। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं पावर जो है ये अनडिनाइबली एक फोर्स है इंटरनेशनल रिलेशन में, बट वो डिस्ट्रक्टिव हमेशा जरूरी नहीं होगा, राइट। विल टू पावर इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव इफ इट इज गाइडेड बाय मॉरल ड्यूटी। उदाहरण दे सकते हैं कि इफ वी हैव विल टू पावर, we can challenge that will to power to end terrorism, end hunger, and any sort of environmental crisis, global corporation, right, जो बड़े देश हैं वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटर थिंग्स, राइट। तो इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ एंड रूल, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फाउंडिंग फॉर्मुलेटिंग देम। अगर आप देखें हमने अब तक 2024, 23, 22, 21 के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती गई, राइट। ये थोड़े ईजियर है 2020 के क्वेश्चंस, तो इनको सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हमेशा आपको करने चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे पहले के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक सिंपलर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश करने को कहा गया लॉ एंड रूल को, और जो एथिक्स है उसका क्या रोल है व्हेन इट कम्स टू फॉर्मुलेटिंग लॉ एंड रूल, ये पूछा गया। तो सिंपल रखेंगे आप, स्टार्ट कर सकते हैं बाय, जब भी दो ऐसे टर्म्स है जिसको डिस्टिंग्विश करने को कहा गया, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद सिमिलैरिटी, स्टार्ट कर दे विद सिमिलैरिटी, या डिफाइन भी कर सकते हैं, या उसकी कॉमनलिटी भी बता सकते हैं, या आप उसके बाद भी कर सकते हैं, यानी डिस्टिंग्विश करने के बाद भी उसकी कॉमनलिटी बता सकते हैं। आई प्रेफर की जो है स्टार्ट करते समय आप बता दें कि कहाँ पे ये स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। दे आर फर्स्ट कन्वर्जिंग एंड देन दे आर डाइवर्जिंग, राइट। तो सिमिलरिटी बता के आप डाइवर्जेंस बता सकते हैं, डिस्टिंग्विशिंग बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे जहाँ पे आप एथिक्स का रोल बताएंगे व्हेन इट कम्स टू फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड लॉ, और फिर कंक्लूजन में आप यू कैन रीअफर्म, राइट, जो लॉज है या फिर जो भी रूल्स है दे हैव टू बी बेस्ड ऑन सम एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस एंड फेयरनेस, राइट। तो उसका फाउंडेशन हमेशा वो होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि लॉ हो या रूल हो जिसको हमें डिस्टिंग्विश करना है, इसका अगर इस्तेमाल देखें, राइट, इसका पर्पस देखें, इट इज गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर, तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं कॉमनलिटी बता दी, राइट, ये गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और एथिक्स जो है ये एक्ट कर सकते हैं एज अ फाउंडिंग प्रिंसिपल या गाइडिंग फोर्स बिहाइंड दीज फॉर्मुलेशंस। तो यू कैन डिस्टिंग्विश लॉ एंड एथिक्स टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं। तो लॉ का सोर्स क्या है, कौन बनाता है लॉस को, लेजिस्लेचर, स्टेट बनाता है, रूल्स आपके इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं, कस्टम्स बनाते हैं, राइट। इसके अलावा एनफोर्सेबिलिटी की बात करें तो लॉ अगर देखें तो लीगली बाइंडिंग होता है एंड विद फॉर्मल सैंक्शन, अगर आप लॉ फॉलो नहीं करते तो आपको जेल भी डाला जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ
लॉ यू आर ब्रेकिंग। रूल्स जो है ज़्यादातर लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, कई बार होते, मे नॉट भी, आप कह सकते हैं राइट, नॉट नेसेसरी भी लीगली एनफोर्सेबल। जैसे फैमिली का भी रूल हो सकता है राइट, कि आप 7 से पहले घर आएंगे राइट, एंड बच्चे होते हैं तो स्पेशली ये रूल्स ज़्यादा डरावने लगते हैं, फिर बाद में उसको फ्लॉन्ट किया जाता है राइट, फ्लंक किया जाता है सॉरी। तो मे नॉट बी लीगली एनफोर्सेबल राइट। स्कोप अगर देखें तो लॉ का जो दायरा है वो उसका दायरा बड़ा होता है, इट अप्लाइज टू यूनिवर्सली विद इन द जुरिस्डिक्शन, एक जुरिस्डिक्शन में सभी के ऊपर वो लॉ अप्लाई होता है राइट। रूल जो है वो कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट वेरी करते हैं। जैसे अगर हम एजुकेशन के रूल्स देखें तो स्कूल के लिए अलग होंगे, कॉलेज के लिए अलग होंगे। जैसे स्कूल में आपके बाल छोटे रखने पड़ते हैं, आपको एक तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, कॉलेज में वैसे नहीं होता राइट, तो रूल चेंज होते हैं, या कंपनी में रूल्स अलग होंगे। कॉन्सिक्वेंस देखें तो लॉ अगर वायलेट किया जाता है तो लीगल पनिशमेंट होती है। रूल जरूरी नहीं कि आपको लीगल पनिशमेंट हो, ऑफकोर्स सोशल और कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपको पेनल्टी लग सकती है। अब रोल पूछा गया, रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग लॉज एंड रूल्स राइट। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि ज़्यादातर लॉज एंड रूल्स जो है वो एथिक्स के बेसिस पे ही बनते हैं राइट। जैसे एंटी करप्शन लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा इसका जो है अगर हम देखें गाइडिंग लेजिस्लेटिव इंटेंट राइट, सो रोल क्या है, इट गाइड्स, रोल्स ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज गाइड द लेजिस्लेटिव इंटेंट, यानी जो लॉ बना रहा है राइट उसके इंटेंट को वो गाइड करता है राइट। एक तो है कि लॉ अपने आप में जो है एथिक्स और प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है राइट, बट जो लोग बना रहे हैं दे आर ऑल्सो गाइडेड बाय दीज एथिक्स एंड वैल्यूज राइट। तो जो बनाने वाला है उसको गाइड करने में भी ये हेल्प करता है। तो जैसे राइट टू एजुकेशन की बात करें, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय अवर एथिकल कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी राइट। या इसके अलावा ये इंस्टीट्यूशनल रूल्स को फ्रेम करने में हेल्प करता है, एथिकल एथिक्स राइट। सो आपके सिविल सर्विस के कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ज़्यादातर एथिक्स पे बेस्ड होते हैं राइट, दैट यू कैन नॉट मिसट्रीट अ वुमन और सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं कर सकते, या फिर आप आपके जो सिटीजन है उनसे पैसे नहीं ले सकते हैं, सो सो गिफ्ट्स नहीं ले सकते। इसके अलावा एथिक्स जो है प्रमोट करता है जस्टिस एंड इक्विटी राइट, जैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस हो गए राइट, या फिर दोज आर बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ फेयरनेस एंड ह्यूमन राइट्स राइट। तो यू कैन मेंशन कि कैसे लॉज एंड रूल्स में इनका रोल होता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन। इसके बाद कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि ये दोनों डिफर करते हैं, लॉज एंड रूल्स इन स्ट्रक्चर, बट बोथ ड्राइव लेजिटिमेसी फ्रॉम एथिकल प्रिंसिपल। कि लॉ एंड रूल लेजिटिमेट तब माने जाएंगे अगर वो बेस्ड है इन सम एथिकल प्रिंसिपल्स राइट। तो कहीं ना कहीं फिर से यू कम बैक टू द कन्वर्जेंस पार्ट, कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कैसे इनका कॉम्प्लीमेंट्री रोल होता है राइट। तो आप बता सकते हैं रूल्स जो है वो लॉ को फॉलो करने में हेल्प करते हैं राइट। तो लॉज आर मोस्टली स्केलेटन स्ट्रक्चर जिसमें रूल्स हेल्प करते हैं राइट। उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं राइट टू प्राइवेसी एक लॉ है, बट देर आर रूल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विच हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल जब भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्टिंग्विश करने को कहिए, तो कंक्लूजन में आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री रोल बता सकते कैसे एक दूसरे को हेल्प करती है, इससे भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, a positive attitude is considered to be essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to positive attitude in the person? तो पहले अगेन एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इसको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है ऑफ अ सिविल सर्वेंट, स्पेशली अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन में काम कर रहा है राइट। ये एक ऑब्जर्वेशन। अब इसके आगे लिखा है व्हाट कंट्रीब्यूट्स अ पॉजिटिव, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, यानी एक व्यक्ति अगर हम कहें कि ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने उसे पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें लाया है राइट, उस व्यक्ति में उस पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड किया है। तो कैसे अप्रोच करें आप, सिंपली यू कैन स्टार्ट बाय लिंकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टू रेजिलेंस, ऑप्टिमिज्म एंड एथिकल बिहेवियर, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द कोर्ट इज सेइंग राइट। तो आप आइदर कोर्ट को सिंप्लीफाई कर दें राइट, और या फिर कोर्ट में जो एथिकल प्रिंसिपल्स राइट जिसके बारे में जिक्र किया गया इनडायरेक्टली उससे लिंक कर दें टू पॉजिटिव एटीट्यूड राइट। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया जा सकता है टू शो कि कैसे ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद स्ट्रेस कंडीशन। तो जैसे किसी एथिकल एथनिक वायलेंस हो, या फिर डिजास्टर हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है। बिकॉज एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन ये हो सकता है कि एक्सटर्नल एक्सट्रीम कंडीशन या इंटरनल एक्सट्रीम कंडीशन, यानी जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है काम का राइट, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। आपको आपकी जो है आपका तबादला कर दिया गया है इन नक्सलाइट एरिया, तो वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड, तो उदाहरण से आप इसको लिंक कर समझा सकते हैं कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम कंडीशन। तो सबसे पहले आपने कोड को सिंप्लीफाई कर दिया, उसका एग्जाम्पल दे दिया, और फिर बाद में जो मेन पार्ट है जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, सो यू हैव टू लिस्ट
द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव एटीट्यूड बनने में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट? तो वो बताएं और कंक्लूड कर दे बाय स्ट्रेसिंग उसका रोल इन हैंडलिंग स्ट्रेस एथिकली एंड इफेक्टिवली। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इन सिविल सर्वेंट, it fosters resilience, optimism, ethical conduct. These qualities are crucial in decision making and integrity, especially when operating under stress or uncertainty. तो आपने बेसिकली जो कोट है उसको ही सिंप्लीफाई कर दिया है। फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है बालासोर ट्रिपल ट्रेन क्रैश का। अब अगर आप देखिए ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इन अदर पेपर्स ऑल्सो, राइट, मैंने ज़्यादातर गवर्नेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए, बट नॉट नेसेसरली आपको गवर्नेंस से रिलेटेड ही एग्जांपल देने हैं। आप हिस्ट्री से एग्जांपल दे सकते हैं, राइट, या आप किसी और करंट अफेयर से एग्जांपल दे सकते हैं, बट गवर्नेंस का ही देने की ज़रूरत नहीं। मैं क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज कई बार गवर्नेंस के एग्जांपल इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो इट बिकम्स हैंडी फॉर यू टू लर्न एंड यूज इट, राइट। तो बालासोर ट्रिपल ट्रेन क्रैश में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वहाँ के, दत्तात्रेय बी शिंदे, उन्होंने 56 आवर लॉन्ग जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करा। इसमें कई सारे जो एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करा, राइट, या उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करा, राइट, और कई सारे लोगों को उन्होंने उनकी जानें बचाई, राइट। तो इट इज़ एन एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू वर्क फॉर 56 आवर्स लॉन्ग, right, for which he again got an award, feat recognized with excellence in governance award, Indian Express का award जो है वो मिला उनको for disaster resilience, right। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव एटीट्यूड? सबसे पहले आपके वैल्यूज़ और आपके अपब्रिंगिंग, आपके घर की परवरिश जो है वो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है, राइट। आपके आपके जो माता पिता है वो कैसे सोचते हैं, वही सोच आपके अंदर भी आएगी टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स अदर पीपल। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है। इसके बाद आपके एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है या नहीं, राइट, जो एचआर है या फिर जो आपके लीड है, आपके कलीग्स हैं, वेदर दे आर सपोर्टिव और नॉट, राइट, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। मेंटरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने इनको गिना दिया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग, या यहाँ पे इवन गोल और क्लैरिटी की बात की गई, यानी आपका अगर पर्पस आपको पता है, राइट, व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर गोल, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। इवन इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन, अगर आपको गोल पता है, यू आर अलाइंड विद दैट गोल, यू वांट टू रियलाइज दैट गोल, राइट, सो ये आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगा। तो कंक्लूजन में बता सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट जस्ट एन individual trait but a cultivated mindset shared by internal values as well as external influences, right। तो इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया? डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फुले इन दिस रिगार्ड्स। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फैक्टर्स पूछे गए हैं व्हेन इट कम्स टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया। व्हाई डू वी हैव जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया? तो वो रीज़न पूछे गए, राइट। तो फैक्टर्स आप गिना देंगे, 5-6 फैक्टर्स गिना देंगे, जैसे पेट्रियार्की, राइट, इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ लॉज, लैक ऑफ एनफोर्स, जो भी आपको लगते हैं फैक्टर्स, जो मोस्टली आप सोसाइटल फैक्टर्स ही बताएंगे व्हेन इट कम्स टू जेंडर इनइक्वालिटी, राइट। इसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आएंगे जहाँ पे आपको डिस्कस करना है कंट्रीब्यूशन। तो सावित्रीबाई फुले जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप उन्होंने जो काम की है, राइट, जिससे जेंडर इक्वालिटी को उन्होंने चैलेंज करा है, राइट, तो वो बताएंगे। और कंक्लूजन में यू कैन जस्ट से कि वो आज भी रेलेवेंट है, आज की डेट के जो सोसाइटल इशू है व्हेन इट कम्स टू जेंडर इनइक्वालिटी, वो आज भी काफ़ी हद तक प्रेरणादायक हो सकते हैं या होते हैं कई सारे लोगों के लिए। तो डिफाइन जेंडर इनइक्वालिटी इन द इंट्रोडक्शन, राइट, लिस्ट द फैक्टर्स, जैसे पेट्रियार्की, लैक ऑफ एजुकेशन, कास्ट, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, जेंडर लेबर रूल्स वगैरह। इसके बाद आप इंक्लूड कर सकते हैं इवन इंस्टीट्यूशनल बायस एंड सेफ्टी इश्यूज। इसके बाद मोस्टली आप इस पर फोकस करेंगे सावित्रीबाई फुले का क्या रोल रहा है व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, और कंक्लूड करेंगे बाय लिंकिंग हर लेगेसी विद करंट ग्लोबल एफर्ट्स ऑफ जेंडर जस्टिस, राइट। तो जेंडर इक्वालिटी क्या है? बेसिकली अनइक्वल ट्रीटमेंट अगर किसी व्यक्ति को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर जेंडर, जिसके कारण शी डज नॉट गेट एक्सेस टू रिसोर्सेज, राइट। इनइक्वालिटी यानी क्या है कि आपका परसेप्शन है टुवर्ड्स अदर पर्सन, बट इट एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू एक्सेस टू रिसोर्सेज। यू डोंट गेट एक्सेस टू मेनी थिंग्स, राइट, जैसे अपॉर्चुनिटीज, डिग्निटी, ऑक्यूपेशन एंड सो फोर्थ, राइट। तो जेंडर इक्वालिटी को व्यापक तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। फिर आप फैक्टर्स बताए कि जो कि जेंडर इक्वालिटी को लीड करते हैं। सबसे पहले आपके पेट्रियार्कल नॉर्म्स, सोसाइटी में अगर बात पितृसत्ता है, राइट, तो महिलाओं को अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, उनके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होंगे। सोशलाइजेशन, राइट, एजुकेशन की कमी होना, राइट, या इकोनॉमिक डिपेंडेंस, पूरी तरह से अगर मर्दों पे डिपेंडेंट है महिलाएं, राइट। अगेन दिस गोज बैक टू सोशल नॉर्म्स, राइट। कास्ट और रिलीजन बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस, ज़्यादातर जो जेंडर इनइक्वालिटी अगर हम हिस्टोरिकली देखें, राइट, दैट हैपेंड विद अपर कास्ट वुमेन, राइट। तो ज़्यादातर जो
जो क्या कहते हैं उसको, सती प्रथा थी, वो अपर कास्ट में थी, या फिर सिर मुंडवाने की बात की जा सकती है, वो भी अपर कास्ट में थी। महिलाओं को बाहर जाने नहीं दिया जाता पढ़ने के लिए या फिर जो काम करने के लिए, राइट। सो कास्ट का भी एक रोल है, कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस भी है। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी एक कारण है, राइट, कि घर के रोल्स जो है या घर के काम जो है महिलाओं को बता दिए गए और बाहर के काम पुरुषों को। ये जो आइडिया है जेंडर रोल, राइट, डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी एक ये एक फैक्टर है जो कि जेंडर इक्वालिटी को लीड करता है। और अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल बायस, हमारे लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा देते, राइट। और हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है, वर्क प्लेस हो, public places, they are not very safe for women, right? And that withdraws women from public spaces and puts them into domestic spaces, right? Because they are afraid to go out in public spaces, which again leads to a lack of resources, right? Lack of access. सावित्री बाई फुले जी का कंट्रीब्यूशन बताएं, राइट। तो उन्होंने सबसे पहली स्कूल खोली पुणे में फॉर गर्ल्स, राइट, तो जो कि ब्रेक करती है सोशल टैबू और प्रमोट करती है वुमेन लिटरेसी। उन्होंने विडो रीमैरिज, राइट, उसको प्रमोट किया। इवन जो रेप सर्वाइवर हुआ करती थी महिलाएं, उनके जो बच्चे हैं उनको उन्होंने अडॉप्ट किया, उनके लिए हम कह सकते हैं एक शेल्टर होम खड़ा करा, राइट, अगेन विद द हेल्प ऑफ हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले। शी चैलेंज ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, जो शूद्रा वुमन थी जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, राइट, उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया। इवन जो लोअर कास्ट मैन है उनको भी। इसके अलावा एडवोकेटेड इंटरसेक्शनल इनइक्वालिटी, वो कहती है कि सिर्फ महिला जो है होने से आपके ऊपर अत्याचार नहीं होता, आप अगर दलित वर्ग की महिला है तो आपके ऊपर डबल अत्याचार होता है, राइट। तो यू कैन जस्ट मेंशन इंटरसेक्शनल इनइक्वालिटी। इंटरसेक्शनल इनइक्वालिटी या इंटरसेक्शनल इक्वालिटी मतलब यू हैव वेरियस आइडेंटिटीज and the compounding effect is there of these identities on your access और restrictions, right। तो इसको intersection inequality और equality कह सकते हैं। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं सावित्री बाई फुले का की जो लेगेसी है वो आज भी कई सारे लोगों को इंस्पायर करती है व्हेन इट कम्स टू जेंडर जस्टिस, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो इस तरह आप इसे कंक्लूड करके एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट इंटरनेट एक्सपांशन, जस्ट अ सेक, okay, there has been some mistake with respect to naming, this is 5b, right। So the current internet expansion has instilled a different set of cultural values which are often in conflict with traditional values discussed। तो एक ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको डिस्कस करने को कहा। जो करंट इंटरनेट एक्सपांशन, इंटरनेट बूम हुआ है, राइट, इसके कारण डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज इंस्टिल हो रहे हैं लोगों में जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज से कंफ्लिक्ट करते हैं। हमारी जो सोसाइटी के ट्रेडिशनल वैल्यूज है उससे कंफ्लिक्ट करते हैं जो नए वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। इसको डिस्कस करें तो कैसे अप्रोच करेंगे, आप कंटेक्स्ट सेट करें, राइट। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इंटरनेट का एक्सपांशन हुआ है जिसकी वजह से कल्चरल शिफ्ट हुआ है ग्लोबली, राइट। फिर आप बता सकते हैं कैसे कुछ वैल्यूज, नए वैल्यूज से लोग प्रेरित हो रहे हैं, राइट, या उनमें वो वैल्यूज आ रहे हैं, राइट, या वो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं या वो इनकलकेट करें उन वैल्यूज़ को। तो जैसे इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, इन सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं और उसको ग्लोबलाइजेशन से जोड़ के देख सकते हैं, राइट। और फिर आप बताएंगे कौन से वैल्यूज़ को वो एक्चुअली, ये जो नए वैल्यूज़ है ये कंफ्लिक्ट हो रहे हैं विद ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हमारी सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उससे कंफ्लिक्ट हो रहे हैं और कहाँ कहाँ कंफ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप बता सकते हैं फैमिलीज, जेंडर रोल्स, अथॉरिटी, इसमें कंफ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट, कि ऑफकोर्स नए वैल्यूज़ जो है उनको अपनाना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो पुरानी वो ख़राब है, या ऐसा भी नहीं कहा सकता हर चीज़ जो नहीं है वो अच्छी, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, आप जो है जजमेंट का इस्तेमाल करें टू नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। whatever is good from the past take it, whatever is good from the present take it and move ahead, right। इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं रैपिड एक्सपांशन हुआ इंटरनेट का जिसने अनप्रेसिडेंटल ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाई है। यू हैव एक्सेस टू डाइवर्स कल्चर, लाइफस्टाइल, आइडियोलॉजीज, जिसने नए सेट ऑफ वैल्यूज क्रिएट किए हैं फॉर पीपल, राइट, बट दे आर अगेन चैलेंजिंग दी ओल्ड वैल्यूज, राइट। तो इमर्जिंग वैल्यूज की बात कर सकते हैं जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ा है, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा लोग जो है खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को वो सामने ला रहे हैं, अपने चॉइसेस, अपने एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं। कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट। डिजिटल कल्चर जो है एनकरेज करता है फास्ट पेस कंजम्पशन। इसके अलावा भी अवर एस्पिरेशन एज इंक्रीज, हम जो है बाहर के लोगों को देखते हैं और एस्पिरेशनल हो जाते हैं और उनके जैसे रहने की कोशिश करते हैं, राइट। नॉट ओनली बाहर के लोग, हमारे अंदर के ही लोग जो है उनसे उन तक एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। उनके लाइफ के बारे में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पता कर लेते हैं थ्रू इंटरनेट। तो इससे एस्पिरेशंस बढ़े हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हमें दिखा देते हैं। इसके अलावा
ग्लोबलिज्म और कॉस्मोपॉलिटिज्म, आज की डेट में आप देखोगे देयर इज अ शिफ्ट इन लैंग्वेज, अटायर, फूड हैबिट, सोशल नॉर्म्स, राइट। अब ये जो नए वैल्यूज़ है ये कंफ्लिक्ट करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। जैसे हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या है कि हम इकट्ठा रहने की बात करते हैं, राइट। हम ग्रुप की ज़्यादा बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात कम करते हैं, हम ग्रुप के वेलफेयर की ज़्यादा। तो कलेक्टिविज्म और फैमिली सेंट्रिक एथोस हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ करती है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर सकते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा मॉडेस्टी की बात कर सकते हैं। आज की डेट में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी हमें दिखाई देती है, राइट। तो मॉडेस्टी इज समथिंग दैट वाज चेरिश्ड ट्रेडिशनली, राइट। सोशल डेकोरम, इवन डिफरेंस टू एल्डर्स, राइट। एल्डर्स से की अथॉरिटी को भी हम चैलेंज नहीं करते थे, आज की डेट में वैसा नहीं दिखाई देता, राइट। इसके अलावा देयर वाज स्टेबल जेंडर रोल्स, पुरुषों के महिलाओं के रोल्स। और आज की डेट में आप देखोगे इक्वालिटी की बात हो रही है, एलजीबीटीक्यू राइट्स की बात हो रही है। सो दीज आर डायरेक्टली एट कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट? फैमिली नॉर्म्स, राइट। आप देखोगे आज की डेट में ऑनलाइन डेटिंग, लेट मैरिजेस, न्यूक्लियर फैमिली, ये डायरेक्टली हमारे जो पुराने आइडियाज थे ऑफ जॉइंट फैमिली, अरेंज मैरिजेस को चैलेंज करते हैं, राइट। ये जेंडर एंड आइडेंटिटी की बात की सकते हैं, राइट। इन्फ्लुएंसर कल्चर और डिजिटल फेमिनिज्म जो है ये चैलेंज करता है पेट्रियार्कल नॉर्म को और जेंडर बाइनरीज को। इसके अलावा अथॉरिटी की बात की जा सकती है, जो इंटरनेट ने डेमोक्रेटाइज किया है वॉइसेस को, राइट। तो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होता हुआ करती है ऑफ एज, ऑफ कास्ट, ऑफ रिलीजन, ऑफ जेंडर, राइट, इसको ये चैलेंज करता है। तो इस तरह आप कंफ्लिक्ट बताए, फिर कंक्लूजन में आप अगेन यू कैन कम बैक टू द सेम थिंग कि हमें बैलेंस मेंटेन करना, राइट। तो इंटरनेट ने डेफिनेटली कल्चरल चेंज लाया है, एम्पावर करा है कुछ इंडिविजुअल्स को जो डिसएम्पावर्ड थे, बट एट द सेम टाइम कई सारे लोगों को इन्होंने अपने रूट से, अपने कम्युनिटी और कल्चर्स के जो हमारे जो रूट्स है उससे अप्रूट कर दिया, उसको अलग कर दिया, राइट। तो डिजिटल लिटरेसी, इंटरजनरेशनल डायलॉग और कल्चरल ग्राउंडिंग ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में भी, राइट। तो इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6A। तो अराउंड 3 क्वेश्चन आते हैं इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में ए बी सी इस तरह के 3 क्वेश्चन आते हैं, या फिर कई बार क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 3 में भी ये इस तरह के 3 क्वेश्चन के सब क्वेश्चन आते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ क्वेश्चन आते हैं मोटा मोटा, राइट। सो व्हाट आर दिस क्वेश्चन? दीज आर कोट्स बेसिकली, कुछ कोट्स है, कोई बड़े थिंकर है, पास्ट के हो, प्रेजेंट के हो, राइट। तो उन्होंने कोई कोट दिया है, उसको आपको पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कोट, राइट। आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी गई, व्हाट डू ईच ऑफ दिस कोट मीन्स टू यू। कई बार सिर्फ मीन्स टू यू होता है, कई बार इन प्रेजेंट कंटेक्स होता है। तो प्रेजेंट कंटेक्स अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आप रेलेवेंस बताए, राइट। आज की डेट में ये कैसे हमारे आज की डेट के प्रॉब्लम्स को कैसे ये रिजॉल्व करते हैं, या इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, या कैसे इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो रेलेवेंस बताए, तो उसमें आप रेलेवेंस बता सकते हैं अक्रॉस स्फीयर्स, राइट। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, पॉलिटिक्स में, इन गवर्नेंस में, राइट। तो दैट्स योर कॉल, राइट। बट जब सिर्फ व्हाट डज इट मीन्स टू यू पूछा जाए तो आपको उस कोड की अंडरस्टैंडिंग देनी है, उसको ब्रेक करना है, राइट। एथिकल प्रिंसिपल्स से जोड़ के बताना है, राइट। एग्जाम्पल्स देने हैं, और रिलेवेंस एक छोटा पार्ट हो सकता है आपके आंसर का। रिलेवेंस आज की डेट में रिलेवेंस वो बता सकते हैं, और फिर कंक्लूड करते हैं, राइट। सो कोड क्या है? कंडेम नन, इफ यू कैन स्ट्रेच योर हेल्पिंग हैंड डू सो, इफ यू नॉट फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, कहा गया है कि किसी को क्रिटिसाइज ना करें, कंडेम ना करें। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद करें, अगर नहीं कर सकते तो आप अपने भाइयों को, जो लोग हैं उनको अपने मार्ग पे जाने दें। आप अगर जो कहते हैं ना, इफ़ यू कांट डू गुड डोंट डू बैड, राइट, इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है, राइट। तो ये तो बहुत मैंने एकदम सिंपली बताया, बट इसको आप डिटेल में समझाएंगे इन द आंसर। तो अप्रोच क्या होगा? आप कोड को जो है अपने शब्दों में लिख दे, इंटरप्रेट कर दे अपने कोड को सिंपली, राइट। बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल में बॉडी में बताएंगे। तो बॉडी में यू कैन बिगिन बाय इंटरप्रेटिंग द कोड इन अ सिंपल मैनर, राइट। देन यू विल एक्सप्लेन एक्सप्लेन दी कोड, यानी बेसिकली अगर इस कोड को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरों की मदद करने की बात की गई, राइट। बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट करने की बात की गई दूसरों को, राइट। जब आप मदद कर सकते तो करें, अगर नहीं कर सकते तो डोंट कंडेम देम, डोंट क्रिटिसाइज देम हार्शली एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। एंड ये बता दिया आपने, थोड़ा सा डिटेल में उसको उसका उसका अंडरस्टैंडिंग दे दिया। फिर आप जो है अंडरलाइन प्रिंसिपल्स, यानी उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट। तो क्या यहाँ पे जो है एम्पैथी की बात हो रही है, जब आप मदद करने की बात करते हैं, ह्यूमिलिटी की बात हो रही है कि अगर नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, तो बी हम्बल, राइट।
या यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात हो रही है, राइट, कि इफ़ यू कैन नॉट हेल्प लेट देम गो देयर ओन वे, ऑटोनॉमी। तो इस तरह आप जो है पहले तो सबसे पहले आप सिंपली अपने शब्दों में उसको बताएं इन दी इंट्रोडक्शन, रीट्रेट कर दें, इसके बाद थोड़ा डिटेल में उसके इम्प्लीकेशन बताएं, और कई बार आप जो है उसको एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, वैल्यूज़ है, उनसे आप इसे जोड़ के बता सकते हैं, और फिर रेलेवेंस बताएं, अगर एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं कि आज की डेट में क्या इसका रेलेवेंस है, और फिर कंक्लूड कर दे, राइट। कंक्लूड करते समय यू कैन एम्फसाइज इट्स रोल इन फॉस्टरिंग एंड इंक्लूजन एथिकल सोसाइटी, राइट। तो लार्जर उसका पर्पस जो है या उसका गोल जो है उसके साथ एंड कर सकते हैं। तो कोट जो है स्वामी विवेकानंद का, वो हमें सिखाता है कि बी नॉन जजमेंटल, राइट, और कंपैशनेट। तो दोनों चीज़ें बता रहा है कि एक तो कंपैशनेट हो जाए और नॉन जजमेंटल हो जाए, राइट। ये सजेस्ट करता है अगर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं वी शुड डू सो, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करें उनकी उनकी उनके ऑटोनॉमी की, व्हाट दे वांट टू डू, राइट, विश देम वेल रादर देन क्रिटिसाइज और ऑब्स्ट्रक्ट देम। तो अगर हम एथिकल वैल्यूज़ जो ये कन्वे कर रहा है तो वो बताए, तो सबसे पहले यहाँ पे एम्पैथी और कंपैशन की बात की जा रही है कि एनकरेज करा जा रहा है टू हेल्प अदर्स इफ पॉसिबल, राइट। और रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी की बात की जा रही है कि रिमाइंड दैट अस टू एक्नॉलेज अदर्स चॉइस इवन इफ वी डोंट पार्टिसिपेट और अग्री, यानी कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, जजमेंटल नहीं होने की बात की जा रही है, और ह्यूमिलिटी की बात की जा रही है। अगर हम नहीं कर पाते हैं, राइट, तो रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग और कंडेमनिंग समवन, राइट। और कहीं ना कहीं कॉमन गुड की बात की जा रही है, राइट, कलेक्टिव वेलबींग इवन थ्रू स्मॉल एक्शन की बात की जा रही है। तो अपने अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स का जिक्र कर दिया, एग्जांपल दे दिए, जैसे आर्मस्ट्रांग पामी का उदाहरण दिया जा सकता है। अब आर्मस्ट्रांग पामी के पास जो है पैसे नहीं थे टू बिल्ड अ रोड, ही वांटेड टू बिल्ड अ रोड, गवर्नमेंट से मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था, राइट। तो वो कंडेम नहीं करते बैठे गवर्नमेंट को, व्हाट ही डिड इज he could help them by volunteering, by asking them to volunteer and build the road for them, right। तो उन्होंने मैनेज करा उस इनिशिएटिव को, डायरेक्ट करा उन्होंने, उसको कहीं ना कहीं गाइड करा, बट अल्टीमेटली लोगों ने ही जो है मिलके उस रोड को बनाया, राइट। सो वहाँ पे लोग हो या फिर जो आर्मस्ट्रांग फार्म है वो कंडेम करते नहीं बैठे गवर्नमेंट को, राइट, they acted, right, if they could they did it, right। and yeah, this is an example। इसके अलावा एक और एग्जांपल है करीमुल हक, ये उदाहरण आप दे सकते हैं, इनको एम्बुलेंस दादा कहा जाता है, वेस्ट बंगाल से है। अब इनकी मदर जो है शी डाइड बिकॉज देर वॉज नो एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, राइट, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, यानी डेवलपमेंट के वाइज, राइट। तो what he did not hold grudge against government or people who could not help him and so on, so what he did is that he started ferrying people, right। उन्होंने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाया और जिसको भी ज़रूरत है उसको वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं ऑन दैट एम्बुलेंस, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, राइट। या इवन आप और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दशरथ मांझी का उदाहरण दे सकते हैं, उनकी वाइफ गिर गई थी फ्रॉम द माउंटेन, राइट, एंड he broke that mountain, right। He actually cut that mountain into two half, right। So if you can help you do it, right, but if you can't, don't condemn, don't criticize, just fold your hands and wish them luck। सो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं स्वामी विवेकानंद का मैसेज आज भी रेलेवेंट है पब्लिक लाइफ में, सोशल वर्क में, राइट। कंपैशन विदाउट कंडेमनेशन, राइट, लेटिंग अदर्स गो देयर वे ग्रेसफुली इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ मॉरल स्ट्रेंथ। ये आप कह के कंक्लूड कर सकते हैं कि आप दूसरों को अपने मार्ग पे जाने दें, वो भी एक मॉरल स्ट्रेंथ का ही उदाहरण है। यहाँ एक और उदाहरण दिया जा सकता है, इवन कोरोना के समय में आप देखोगे कई सारे लोग जो है वो इंटरनेट पे एक दूसरे को गाली दे रहे थे, राइट, that they were not doing adequate enough to help others, right, but there were people who were helping in small way, right, पानी की बोतल दे दी, right, and so and so that is the approach that you have to take, ये कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स, महात्मा गांधी। ये कोट हम कई बार अपने आंसर्स में इस्तेमाल करते हैं, बहुत रेलेवेंट कोट है इसीलिए। तो कोट क्या है, बेस्ट वे टू फाइंड, अगर आपको खुद को ढूंढना है, राइट, तो बेस्ट तरीका क्या है कि लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स, दूसरों के सर्विस में आप खुद को समर्पण कर दे, तभी आप खुद को खोज पाएंगे, राइट। तो अगेन यू कैन स्टार्ट विद जस्ट इंटरप्रेटिंग द कोट इन सिंपल लैंग्वेज, देन यू कैन go deep and try to see what ethical values it is trying to convey, right। जैसे यहाँ पे empathy, purpose और inner growth की बात की जा रही है, right। link it with those ethical values like altruism, humility, dignity, examples दे दे, और फिर कंक्लूड कर दे बाय स्ट्रेसिंग ट्रू फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग वेलबींग ऑफ अदर्स, राइट। तो कोट जो है महात्मा गांधी जी का कोट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जा रही है, इनर फुलफिलमेंट की बात की जा रही है, राइट।
कि to find yourself, right? What do we mean by find yourself? One is your strength, but your potential, right? Why do we seek that? Ultimately we want to be in a happy place, we want to be content with us, that's why we try to seek things, right? But that contentment comes when you actually have a purpose in life, right? And you are fully committed to that purpose, that you do not have to think about what you're lacking, right? तो इस तरह आप सोच सकते हैं, राइट? सो ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन और इनर फुलफिलमेंट आर अचीव थ्रू, नॉट थ्रू सेल्फ सेंटर्ड परसूट बट थ्रू सेल्फलेस सर्विस, राइट? इस तरह आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कौन से एथिकल वैल्यूज को कन्वे किया जा रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर कोड। आप कह सकते हैं अल्ट्रुइज्म, राइट? पुटिंग अदर्स नीड्स ओवर one's own, foster compassion and ethical action, right? Humility or duty, service teaches humility and sense of moral responsibility, empathy की बात की जा रही है और पर्पस की बात की जा रही है, राइट? एग्जाम्पल दे दे आप यहाँ पे, बाबा आमटे का एग्जाम्पल दिया है। महाराष्ट्र के बहुत ही दूर दराज के गांव में वो रहते हैं, और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनकी मदद करते हैं, जो लेप्रेसी पेशेंट है उनकी मदद करते हैं, राइट? तो या आनंद कुमार का एग्जांपल देख सकते हैं, सुपर 30 अंडर प्रिविलेज बच्चों को आईआईटी एंट्रेंस की पढ़ाई कराते हैं, राइट? सो यहाँ पे सेल्फलेसनेस दिखाई दे रहा है, एंड दे आर वेरी कंटेंट विद वॉट एवर दे हैव, दे आर नॉट wanting big things, big cars, big bungalows, they are very content in that sense, right? So they have found themselves in that way by serving others. तो एग्जांपल्स दे दिए। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं जो सर्विस है ये आपको एनरिच करती है, आपके सोल को और आपके एथिकल कैरेक्टर को डिफाइन करती है। जब आप लूज करते हो खुद को इन सर्विस ऑफ अदर, ये एक लॉस नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ पार्ट टू डिस्कवरी हु वी ट्रूली आर। अब आप देखेंगे कंक्लूजन में आप जो कोट है उसको फिर से रीट्रेड कर सकते हैं एक अलग तरीके से, थोड़ा सा है ना उसको हम कह सकते हैं थोड़ा और अलग लेवल पे जाके उसको फिर से एक बार रीट्रेड कर सकते हैं। तो यू कम बैक टू द सेम थिंग जिससे स्टार्ट किया उसे। बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं लगना चाहिए कि बार बार उसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, या रिपीटिशन नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी व्हाट वी कैन से विटी इन दैट सेंस। यहाँ पे मैंने क्या कहा, लूजिंग वन सेल्फ इज इन सर्विस इज नॉट अ लॉस, इट्स नॉट अ लॉस, इट इज अ पार्ट टू डिस्कवरिंग हु वी ट्रूली आर। Last quote is, a system of morality which is based on relative emotional values is merely illusion, thorough vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. सोक्रेटिस का ये कोट है। अब इस कोट में जो है अगर आप देखिए कई बार कोट डिफिकल्ट होता है, राइट, समझने में, तो उसको अपने शब्दों में अपने जहन में उसको एक बार रीट्रेट कर ले ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम ऑफ मोरालिटी की बात की गई है जो कि बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यू, यानी इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, राइट? रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत है, क्या ये इमोशन के ऊपर बेस्ड है? इससे भी हम इसको आंसर कर सकते हैं, राइट? रिलेटिव यानी हर एक व्यक्ति का इमोशन रिलेटिव होता है, राइट? किसी चीज़ को देख के मेरे अंदर अलग तरह के इमोशन आएंगे, दूसरे को अलग तरह के इमोशन आएंगे, राइट? या आप अभी मैं और किसी चीज़ को देख के हैप्पी हूँ, उसी को चीज़ को बाकी बाद में देख के सैड हो सकता है, राइट? तो रिलेटिव इमोशन ऐसा कुछ कहा जा रहा है, राइट? तो अगर हम मोरालिटी को इसके ऊपर बेस करेंगे, राइट, तो ये एक इल्यूजन है, थरली वर्गल कंसेप्शन है, या नथिंग साउंड इन इट नथिंग ट्रू, यानी कहीं ना कहीं ये खराब आइडिया है कि हम अपने जो आपके जो जजमेंट है उसको हम इमोशन पे बेस करें। एज सिंपल एज दैट। इतना भी आपको समझ में आया तो आप आंसर कर सकते हैं, राइट? सो सिंप्लीफाई करें कोड को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। कई बार हम कॉम्प्लिकेट करते हैं बिकॉज वी थिंक कि इससे हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बट रादर सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई तरीके से उसको आंसर करें, राइट? ऑफकोर्स डायमेंशंस खोलें बट कॉम्प्लिकेट ना करें, राइट? तो सिस्टम मॉरलिटी की बात की है सोक्रेटस के हवाले से। तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपली इंटरप्रेट करें, कहीं ना कहीं इमोशनल रिलेटिविज्म को क्रिटिक किया जा रहा है बाय सोक्रेटस, राइट? फिर एक्सप्लेन करें कि सोक्रेटस शायद किसी और चीज़ पे बेस करने की कोशिश करे हमारे मॉरल जजमेंट को, राइट? तो रैशनैलिटी की बात कर सकते हैं, यूनिवर्सल लॉस की बात कर सकते हैं, राइट? तो आप बोल सकते हैं कि कैसे या एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं कि कैसे अगर इमोशन पे हम बेस करें हमारे जजमेंट को, राइट, हमारे डिसीजंस को, तो उससे नुकसान ज़्यादा है रैदर देन फ़ायदा, राइट? और रैशनलिटी पे अगर बेस करें तो उससे फ़ायदा ज़्यादा है। तो आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। अल्टीमेटली यू कैन जस्ट रीअफर्म दैट वी नीड टू बेस आर मोरालिटी ऑन सम strong things, right? Some robust things, right? Like reason, right? Some universal laws. So Socrates कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं आइडिया ऑफ मॉरलिटी बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग इमोशंस। वो कह रहे हैं एथिक्स जो है शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय पर्सनल फीलिंग्स, राइट? तो एज सिंपल एज दैट आपने इसको बता दिया। फिर आप बताया कि ऐसे इमोशनल बेस्ड मॉरलिटी इनकंसिस्टेंट होती है, राइट? सो इमोशन वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट?
और एथिकल स्टैंडर्ड अगर इसके ऊपर बेस्ड होंगे तो इट विल बी इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल, राइट। तो कहीं ना कहीं सोक्रेटस मोरालिटी को बेस करने की बात कर रहे हैं ऑन रैशनैलिटी, ऑन ट्रूथ, राइट। सो ट्रू मोरालिटी जो है ये अराइज करती है फ्रॉम मॉरल रिफ्लेक्शन एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स। एक रीजनड एथिकल सिस्टम होना चाहिए, जैसे कांत का प्रिंसिपल हो या किसी और चीज़ की बात की जा सकती है। इवन आप सोक्रेटस की जो थ्योरीज है उससे भी आप बता सकते हैं, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता दैट्स ओके, आप दूसरे फिलोसफीज की बात कर सकते हैं, राइट। जैसे कांत का प्रिंसिपल है या फिर और भी कई सारे प्रिंसिपल्स है, राइट। डियोंटोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वगैरह वगैरह। दीज आर सम प्रिंसिपल ऑन विच वी शुड बेस आवर एथिक्स, राइट। ए कॉमन गुड अप्रोच, फेयरनेस अप्रोच, राइट अप्रोच। उसका उदाहरण दे कि इन इन चीज़ों पे हमारे जो है मोरालिटी डिपेंड होनी चाहिए, राइट। जो जिसको यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है, जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, राइट। तो रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन बताया, अगर पब्लिक सर्विस में हम डिसीजन ले ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन, राइट। तो इमोशन पे बेस्ड डिसीजन कौन से होते हैं, जैसे फेवरेटिज्म होता है या फिर वेंजेंस होता है या पर्सनल एम्पैथी होती है, राइट। तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है जस्टिस को। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं इमोशन का एक रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं रोल है। जैसे आप जब हम कंपैशनेट डिसीजन लेते हैं, एम्पैथेटिक डिसीजन लेते हैं, दैट हैज इट्स यूटिलिटी, बट इट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद लॉज एंड रूल्स। आप लॉज एंड रूल्स के अंदर रहते हुए कंपैशनेट हो सकते हैं, अंदर रहते हुए एम्पैथेटिक हो सकते हैं। सो यू कैन जस्ट मेंशन कि जो इमोशन है उसका फ़ायदा किया जा सकता है या उसका फ़ायदा है, बट इट हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद लॉज एंड रूल्स। तो इस तरह इसे कंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे, सेक्शन बी, जो कि केस स्टडी से रिलेटेड है। तो अराउंड 6 केस स्टडी उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले केस स्टडी में कहा गया राजेश कुमार जो है एक सीनियर पब्लिक सर्वेंट है, जिनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, ऑनेस्ट है, फोर्थराइट है, राइट। उनको पब्लिक फाइनेंस मिनिस्ट्री में उनका जो है वो काम करते हैं, उनको पोस्ट किया गया। एंड ही इज हेड ऑफ बजट डिपार्टमेंट। तो जो बजट बनता है उसके जो हेड है वो है। और इनका बजट डिपार्टमेंट, एक्सक्यूज मी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम is is basically organizing, just a sec, स्टेट्स के लिए बजट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट, डिसाइड कर रहे हैं बजट। तो स्पेशली कुछ स्टेट्स हैं जो कि इलेक्शन में जाने वाले हैं, यानी देयर विल इलेक्शन विद इन द फाइनेंशियल ईयर, राइट। इसके अलावा इस साल के एनुअल बजट में जो है अलॉट किए गए 8,300 करोड़ टू नेशनल हाउसिंग स्कीम। बेसिकली जो वीकर सेक्शन सोसाइटी उनके लिए घर बनाने की स्कीम है नेशनल हाउसिंग स्कीम, जिसके लिए 8,300 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इसमें से 775 करोड़ रुपीज़ जो है ड्रॉ भी किए गए, यानी वहाँ से निकाले गए हैं। तो अराउंड से 7,000 समथिंग पैसे अभी भी उस एलोकेशन में बचे हैं, राइट। तो अब ये चीज़ हो गई, एक चीज़ बताइए। इसके अलावा ये कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो कई सालों से जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात करी इन सदर्न स्टेट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा एक्सपोर्ट की जाए, जो भी चीज़ वहाँ पे बनेगी वो एक्सपोर्ट की जाएगी, राइट। तो 2 साल कई जो है डिस्कशन के बाद सेंटर और स्टेट के बीच में एक जो है एक सहमति बनी है कि एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा, और यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है अगस्त में। तो अब लैंड बनाने की ज़रूरत है, लैंड खरीदने की ज़रूरत है। सेज जहाँ पे भी आएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट, उसके लिए लैंड की ज़रूरत है, राइट। तो वो प्रोक्योर करने के प्रोसेस में है वो, राइट, इनिशिएट कर दिया है। 18 मंथ हो गए हैं। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसने प्रोजेक्ट किया है कि देयर इज अ नीड फॉर सेटिंग अप अ लार्ज नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट इन नॉर्दर्न स्टेट। तो सदर्न स्टेट में सेज की बात कीजिए, नॉर्दर्न स्टेट में एक बहुत बड़े नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट की बात की गई है। तो एक पीएसयू जो है वो प्रोजेक्ट करेगी, इसकी ज़रूरत है। वाई? बिकॉज नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो उसके लिए लैंड जो है वो है पीएसयू के पास, इट हैज़ दैट लैंड, राइट। अब ये जो प्रोजेक्ट है नेचुरल गैस ग्रिड का, वो प्रोजेक्ट अलॉट किया गया एमएनसी को, मल्टीनेशनल कंपनी को, MSXYZ हाइड्रोकार्बन। और उसको पहला ट्रांच भी दे दिया गया, फर्स्ट ट्रांच ऑफ पेमेंट जो है। ट्रांच यानी एक, हम कह सकते हैं ट्रांच को, जो पेमेंट है पूरा पेमेंट एक साथ नहीं दिया जाता, किस्तों में दिया जाता है। तो एक किस्त को ट्रांच कहा जाता है, राइट। तो एक फर्स्ट ट्रांच जो है वो शेड्यूल्ड है टू बी गिवन इन दिसंबर, यानी जो पैसा है वो उस कंपनी को जाना है इन दिसंबर, राइट। तो अब तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जो है एक नेशनल हाउसिंग स्कीम है जिसके लिए
अराउंड 8,300 करोड़ एलोकेट किए गए, उसमें से 775 करोड़ जो है वो दे दिए गए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे सेस की बात की गई है, जिसके लिए लैंड खरीदनी है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट की बात की गई है, जिसके लिए अगेन पैसे जाने हैं दिसंबर में टू अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इट वाज आस्क्ड कि एलोकेशन कर दिया जाए 6,000 करोड़ टू दिस टू डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, वन इज सेस एंड अदर इज द अदर थिंग दैट इज गैस ग्रिड, राइट। तो रीअप्रोप्रिएशन करने की बात की गई, रिकमेंडेशन दिया गया कि नेशनल हाउसिंग स्कीम में जो पैसे बचे हैं, राइट, सो 775 करोड़ विड्रॉ किए थे, उसमें से 8,300 करोड़ में से, राइट, तो अराउंड 7,000 प्लस समथिंग करोड़ बचे हैं, तो उसमें से 6,000 करोड़ जो है वो निकाल लिए जाए और इन 2 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दे दिए जाए, ये रेकमेंड किया गया है, राइट। अब द फाइल इज बीन प्रोसेस्ड, द फाइल हैज बीन इज कम टू यू, राइट, बजट डिपार्टमेंट में, और आपसे कमेंट मांगा गया है और उसको फर्दर प्रोसेस करने को कहा गया। आपका क्या कमेंट है, क्या हमें इसको बजट को जो है अलोकेट करना चाहिए, रीअलोकेट करना चाहिए फ्रॉम वेलफेयर प्रोजेक्ट टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसको प्रोसेस करने को कहा गया। तो राजेश जो है ही रियलाइज की ये रीअप्रोप्रिएशन जो है, इससे जो NHS नेशनल हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड जो बनने वाले घर है उसमें डिले हो जाएगा, राइट। और जो पॉलिटिशियन उन्होंने कई बार पब्लिसाइज किया कि हम आपको घर देंगे, और उसी की बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, राइट। बट अगर जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है उस तक पैसे नहीं पहुंचे, तो जैसे सेज है या फिर, तो नेशनल एम्बेरसमेंट है, राइट, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज आर हैंडलिंग दैट प्रोजेक्ट, राइट। तो राजेश कुमार सीनियर से पूछता है, सीनियर्स कहते हैं कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रोसेस कर दो, इमीडिएटली पॉलिटिकली सेंसिटिव है, राइट। तो राजेश कुमार को ये पता है कि अगर डाइवर्जन कर दिया है NHS फंड का, तो गवर्नमेंट को जनता क्वेश्चन करेगी इन दी पार्लियामेंट, अपोजिशन भी क्वेश्चन करेगी, राइट। तो यहाँ पे ट्रेलिंग क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करने को कहा गया विद रिस्पेक्ट टू द केस एथिकल इश्यूज इन वर्ड। अगर रीअप्रोप्रिएट कर दिया जाता है फंड को फ्रॉम वेलफेयर प्रोजेक्ट टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो क्या एथिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए पब्लिक फंड का, राइट। तो ऑप्शंस क्या क्या है राजेश कुमार के पास, ये पूछेगा, और क्या रेजिग्नेशन एक ऑप्शन हो सकता है। तो 3 ट्रेलिंग क्वेश्चन है, राइट। तो आप एज यूजुअल हम जैसे करते हैं इंट्रोडक्शन में, आप कंटेक्स्ट सेट करें, राइट, कंटेक्स्ट सेट करें, यानी शॉर्ट में, राइट, बताएं कि क्या इशू है, राइट, बहुत शॉर्ट में, या फिर अगर नहीं कर पाते आप, तो जो सेंट्रल आइडिया है इस केस स्टडी का या सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको आप बताएं, राइट, जनरल तरीके से बताएं कि जनरली सिविल सर्वेंट के को हमेशा एक दिक्कत होती है व्हेन इट कम्स टू यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट, एट टाइम्स, राइट, एंड इट क्रिएट्स डिलेमा हाउ टू यूज रिसोर्सेज, एज सिंपल एज दैट, राइट। इसके बाद आप एथिकल इश्यूज बताएं, उससे पहले स्टेक होल्डर्स बता दें। अगर सिर्फ 3 ट्रेलिंग क्वेश्चन है तो आप स्टेक होल्डर्स इंक्लूड करें, अगर 3 से ज़्यादा ट्रेलिंग क्वेश्चन है तो आप स्टेक होल्डर्स को स्किप करें, राइट। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, देन डिस्कस द इशू, जो ट्रेलिंग क्वेश्चंस को बारी बारी आप सॉल्व कर दीजिए, एथिकल इश्यूज क्या क्या है वो डिस्कस करें, फिर ऑप्शंस बताएं, ऑप्शंस में भी प्रोज एंड कॉन्स बताएं, राइट, और ब्रीफली डिस्कस करें कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आप चूज करेंगे, और क्या रेजिग्नेशन एक ऑप्शन हो सकता है। तो शॉर्ट में बता दें कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट, स्ट्रेस में आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड वे आउट, राइट, और कंक्लूड करें, राइट। सो लेट अस लुक इनटू द आंसर नाउ। तो यू कैन से कि एक एथिकल डिलेमा है राजेश कुमार के सामने, राइट, कि क्या वेलफेयर इनिशिएटिव को प्राथमिकता दी जाए या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाए। एक क्लासिकल टेंशन है जहाँ पे सोशल जस्टिस और नेशनल डेवलपमेंट के बीच में आपको टेंशन दिखा देता है, कंफ्लिक्ट दिखा देता है, उसमें से आपको कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग निकालना पड़ता है, राइट। एज सिंपली एज दैट, अपने ही शब्दों में उसको कंटेक्स्ट को सेट कर दे, बहुत डिटेल में बताना नहीं है आपको हर एक पॉइंट, राइट, बहुत शॉर्ट में अगर बता सकते हैं तो अदरवाइज सेंट्रल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर स्टेक होल्डर्स बताएं, ऑल द स्टेक होल्डर्स, यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल द स्टेक होल्डर्स। एथिकल इश्यूज की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ों में कन्फ्लिक्ट दिखा दिया, कई सारे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरी तरफ है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल। तो नेशनल ग्रिड हो या फिर सेज हो, इससे कई सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बट देर इज ऑल्सो एन आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो सोसाइटी के रिसोर्सेस है, they should go to all sorts of people, right. There is a tendency of inequality in a country, right, of holding of resources. तो ये जो होल्डिंग ऑफ रिसोर्सेज है वो जो गरीब है, जो वीक है, उन तक जाने चाहिए, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है, राइट। इसके अलावा राइट वर्सेस राइट डिलेमा है, एनर्जी सिक्योरिटी भी सबकी राइट है, एट द सेम टाइम राइट टू शेल्टर भी है, तो देर इज अ कंफ्लिक्ट ओवर दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी वर्सेस पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी भी है, यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, बट एट द सेम टाइम यू नो दैट देर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू इट। लोग जो पॉलिटिशियन उन्होंने उनका इलेक्शन डिपेंड करेगा ऑन 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 व्हाट डिसीजन दे मेक, राइट। तो शुड यू केयर अबाउट पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी और शुड यू केयर अबाउट न्यूट्रलिटी, राइट, ये एक इशू है। पब्लिक ट्रस्ट का इशू है, आपने जनता को कहा है आपको घर दिए जाएंगे, बट आप उससे मुकर रहे हैं।
डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजरल एथिक्स भी है, राइट। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हाउ यू आर allocating resources and so and so forth, right। वो भी हमें एक इश्यू दिखा देता है। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो शायद आपका वीक ऑप्शन होना चाहिए, राइट। बट यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बता दिया कि डाइवर्ट फुल अलोकेशन टू सेस और गैस प्रोजेक्ट, की सारा पैसा आप डाइवर्ट कर दो, 6000 करोड़ जो है वो नेशनल हाउसिंग स्कीम से निकाल के यहाँ पे आप लगा दो। तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एनेबल हो जाएगा, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, क्लीन एनर्जी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। बट ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी यहाँ से, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी में। डीमेरिट क्या है, बट ये पब्लिक प्रोमिसेस को अंडरमाइन कर रहा है, राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफ सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, उसको ये ब्रीच कर रहा है, राइट। एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा जिससे हर बार अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पैसे की जरूरत है तो सोशल जस्टिस, जो कि होता है जनरली, आप देखोगे ज़्यादा तो सोशल जस्टिस प्रोग्राम से पैसे निकाल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दे दिए जाते हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन है रिजेक्ट रीअप्रोप्रिएशन एंटायरली, कि आप रिजेक्ट कर देंगे, नहीं रीअप्रोप्रिएट करें। तो मेरिट क्या है इसका, एक एम्पैथेटिक एक्शन दिखा देता है, इक्विटी सोशल जस्टिस को ये अपहोल्ड करता है, रीइंफोर्स करता है सिटीजन में ट्रस्ट इन इलेक्टोरल एंड वेलफेयर कमिटमेंट्स। डीमेरिट क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे, नेशनल प्रेस्टीज हर्ट हो सकता है क्योंकि बाकी कंट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट करेगा ये कंट्री की, एनर्जी सिक्योरिटी को ये अगेन हार्म करेगा, राइट। नेक्स्ट ये लास्ट ऑप्शन क्या है, पार्शियल रीअप्रोप्रिएशन, कि थोड़े पैसे दे दो उनको और थोड़े पैसे एनएचएस में रख लो, राइट। तो ये सबसे वीकेस्ट ऑप्शन है, ये शायद सबसे पहले रखना चाहिए था, राइट। अब डिपेंड करता है, हर एक व्यक्ति का अलग अप्रोच हो सकता है, कुछ लोग ये मान सकते हैं कि ये सही ऑप्शन होगा, बट अगर आप डी मेरिट देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो मेरिट क्या है इसका, ये बैलेंस स्ट्राइक करेगा बिटवीन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और करंट वेलफेयर में, राइट। अलाइन करता है विद एथिकल प्लुरलिज्म। एथिकल प्लुरलिज्म क्या है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल जो कहता है कि देर आर वेरियस एथिकल प्रिंसिपल्स विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट, प्रैग्मेटिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, राइट। डीमेरिट क्या है, रेजिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप, कॉम्प्लेक्स बजटरी एडजस्टमेंट, यानी आपको फिर से बजट को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा अगर रीअप्रोप्रिएट करना है, राइट। और स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, राइट। अब कंक्लूजन में या फिर कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने यहाँ पे एडवोकेट किया है पार्शियल रीअप्रोप्रिएशन, राइट। बट आप फुल डाइवर्जन भी कह सकते हो, राइट, बिकॉज सी this could be an option, right, full diversion. Why could it be an option? From utilitarian perspective, अगर डेवलपमेंट होगा तो सभी का उसका फायदा होगा, राइट। तो वट एवर ऑप्शन यू चूज, राइट, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन, यस ऑफ कोर्स देयर आर बेटर ऑप्शन एंड देयर आर वर्स ऑप्शन, राइट। तो यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन, आप बता सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे मिडिल पाथ की बात की है, बट आप दोनों भी ऑप्शन बता सकते हैं, राइट। आपको उसको जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो एडवोकेट पार्शियल रीअप्रोप्रिएशन कहा है मैंने कि एनएचएस से कुछ पैसे निकालो, राइट, और इन दो प्रोजेक्ट्स में डालो, राइट, एज एन एक्सेप्शन के रूप में। ये मेरा क्या होगा, मेरा ये दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन, राइट। इससे क्या होगा कि आप दोनों कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ इनोवेटिव सजेशन भी देने, जैसे आप कह सकते हैं कि जो सेज बनेगा, राइट, तो वहाँ पे जो कंपनी होगी, राइट, उनसे आप पैसे ले सकते हो एज CSR फंड, और जो बाकी के NHS फंडिंग है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, या बाकी के प्रोग्राम्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो प्रपोज अ कंपेंसेटरी CSR कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेस बेनिफिशियरी एंड MNC पार्टनर टू रिप्लेनिश NHS फंडिंग, राइट। डॉक्यूमेंट करें अपने कंसर्न्स को, सजेशंस को, क्योंकि ये थोड़ा वीक मुझे ऑप्शन लग रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है फर्स्ट ऑप्शन चूज करें, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ फंड, राइट। पार्शल अगर आप करते हो दैट इज ऑल्सो ओके, आप कुछ इनोवेटिव मेथड्स भी बता सकते हो कि प्रपोज कंपेंसेटरी CSR कंट्रीब्यूशन एंड सो फॉर, राइट। बट आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, टू बी प्रैक्टिकल, राइट, प्रैक्टिकल होके काम करना है, राइट। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कंसर्न एंड सजेशंस ये भी बता सकते हैं, और एंगेज करें विद सीनियर ऑफिशियल, सीक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ओवर लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी एंड सो फॉर, राइट। तो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन, बट द अदर ऑप्शंस आर आल्सो वैलिड इनफ। अब रेजिग्नेशन की बात करें तो ये तो होना नहीं चाहिए, इट शुड बी लास्ट रिसोर्ट। एथिकल सिविल सर्वेंट जो है उसने स्ट्राइव करना चाहिए टू वर्क विद इन द सिस्टम और अपहोल्ड करना चाहिए वैल्यूज को अंडर प्रेशर ऑल्सो। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि थ्रू प्रिंसिपल नेगोशिएशन एंड प्रैग्मेटिक एक्शन पब्लिक सर्वेंट कैन एंश्योर डेवलपमेंट
not at the cost of dignity for the weakest, right? नेक्स्ट केस स्टडी है, द चेयरमैन ऑफ भारत मिसाइल लिमिटेड वाज वाचिंग अ प्रोग्राम ऑन टीवी। जो चेयरमैन है भारत मिसाइल लिमिटेड के, उनके वो टीवी पे देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भाषण दे रहे हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि देश जो है सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है और बन रहा है। अब खुद मन में ये जो व्यक्ति है चेयरमैन भारत मिसाइल लिमिटेड के, वो इस चीज़ को अग्री करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो कंपनी है भारत मिसाइल लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसका जर्नी को वो ट्रेस बैक करते कैसे हमने अपने मिसाइल सिस्टम्स को इम्प्रूव करा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आर्ट ATGM वेपन सिस्टम, राइट। तो वो ये भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारे एक्सपोर्ट है ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, राइट, उस पर काफ़ी हद तक पाबंदी है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, तो इसको वो मेंटेन करेंगे, राइट। वुड प्रोबेबली नॉट अल्टर द स्टेटस क्यो ऑफ बैन ऑन एक्सपोर्ट, राइट। तो टू ही सरप्राइज वो देखते हैं कि नेक्स्ट डे उनको टेलीफोन आता है फ्रॉम डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वो बात करना चाहते हैं ऑन increasing the production of state of art missiles, right, that BML is producing, right, ATGM, क्योंकि there is a possibility of export, right। और उनको जो है दिल्ली बुलाया जाता है चेयरमैन को टू डिस्कस दिस थिंग कि कैसे हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हम जो है हमारे करंट एक्सपोर्ट को डबल करने वाले हैं विद इन 5 ईयर्स। और ज़्यादातर जो इंडिजीनियस आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंट्रीज़ है उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल आर्म ट्रेड, राइट। तो एज अ चेयरमैन व्हाट आर द व्यूज़ ऑन द फॉलोइंग पॉइंट, राइट। अगर आप चेयरमैन हो तो आपके क्या व्यूज़ हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स, राइट। एज एन आर्म एक्सपोर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल नेशन लाइक इंडिया, व्हाट आर द एथिकल इशूज इन्वॉल्व इन आर्म ट्रेड। जब आर्म ट्रेड की बात करते हैं एज एन एथिकल रिस्पॉन्सिबल कंट्री, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज व्हेन इट कम्स टू आर्म ट्रेड, तो वो बताना है आपको। इसके अलावा 5 फैक्टर्स बताएं जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा व्हेन इट कम्स टू सेलिंग आर्म्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, राइट। अगर आप किसी गवर्नमेंट को सेल करते हैं तो कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए व्हेन सेलिंग दिस आर्म्स, एथिकल पर्सपेक्टिव से बताना है, राइट। सो अप्रोच क्या होगा, आप स्टार्ट कर सकते गिविंग अ कंटेक्स्ट शॉर्ट में, राइट। स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करें, डिस्कस करें मेन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, राइट। फिर बाद में 5 फैक्टर्स पूछे गए तो वो 5 फैक्टर्स बताए जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। और कंक्लूड करें बाय बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट विद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट। तो ऑफकोर्स आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ ही जाना है, राइट। कंक्लूजन में आपने बताना है कि नेशनल इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम एथिकल प्रिंसिपल या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप इसे कंक्लूड मोटा मोटी बैलेंस कंक्लूजन होगा। सो इंट्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि देयर इज एन एथिकल डिलेमा इन इंटरनेशनल आर्म ट्रेड, राइट, स्पेशली फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि आपको बैलेंस करना है आपके नेशनल इंटरेस्ट को, दैट इज बीइंग सेल्फ रिलायंट, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, राइट, बट एट द सेम टाइम यू हैव कमिटमेंट टू पीस एंड नॉन वायलेंस, राइट। तो एक डिलेमा हमें दिखा देता है, तो इससे स्टार्ट कर दिया। स्टेक होल्डर्स बता दें आप। इसके बाद एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व इन इट कम्स टू आर्म ट्रेड। तो वी कैन जस्ट से कि आर्म ट्रेड जब हम करते हैं तो एट टाइम्स वी कॉन्ट्रडिक्ट विद अवर एथोस, राइट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि वी हैव टू प्रमोट पीस, राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है ये। तो उसको कई बार कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है अगर हम खराब आर्म ट्रेड डील करें, यानी खराब देश को आर्म ट्रेड या आर्म्स सेल करें, राइट। तो इसके अलावा गांधीयन एथिकल कंसर्न्स भी आप बता सकते हैं। गांधी जी ने कुछ सिंस की बात की गई थी सोसाइटी में, ये सिंस हमें दिखाई देते हैं, तो उसके हवाले से भी आप पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे कॉमर्स विदाउट मोरालिटी की बात की कि आप कॉमर्स कर रहे हो वांटिंग प्रॉफिट बट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट, बिकॉज आर्म्स सेल अगर आप खराब कंट्रीज को करेंगे सो इट वुड लीड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, राइट। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपके पास नॉलेज है टू बिल्ड बिग बिग ammunitions, right, and that if not complemented with character, right, it would lead to harm again, right. Science without humanity, again the same thing. इसके अलावा आप बता सकते हैं रिस्क ऑफ मिसयूज एंड प्रोलिफरेशन, जैसे यूएस आर्म्स जो है वो तालिबान के हाथों में चले गए। डबल स्टैंडर्ड इन फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक एथिकल इशू है। सो एट वन साइड वी से वी प्रमोट पीस, एट द अदर एंड वी एंड अप सेलिंग आर्म्स टू बैड नेशन। इसके अलावा इट लीड टू एस्केलेशन ऑफ रीजनल टेंशन। जो छोटी कंट्री है दे फील threatened when arms are sold to a bigger country, right, which is next to it, neighboring country. इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिट मोटिव, यानी आर्म सेल जो है अगर कमर्शलाइजेशन उसमें हो जाता है सो प्रॉफिट विल टेक ओवर एवरीथिंग। जैसे यूएस में कहा जाता है देयर इज अ बिग लॉबी ऑफ आर्म manufacturers who want conflict in various parts of the country.
तो दैट इज़ एन एथिकल इशू। तो एथिकल इशूज़ आपने गिना दिए। इसके बाद 5 फैक्टर्स बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके आर्म एक्सपोर्ट को। तो सबसे पहला फैक्टर है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। सो यू विल नॉट सेल आर्म्स टू दोज कंट्री दैट वायोलेट ह्यूमन राइट। पहली चीज़ ये। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ रेसिपिएंट नेशन। तो अकाउंटेबल नेशन को ये आर्म्स सेल करे, अनअकाउंटेबल नेशन जैसे कि नॉर्थ कोरिया उसको आप ना सेल करें राइट। इसके अलावा आप ये देखेंगे क्या वो कंट्री जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उसको साइन करी है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम हो या वासेनार अरेंजमेंट हो। then you can talk about strategic legitimacy and peace building, right? So you must not undermine your action should not undermine global peace. So आप जो है आर्म्स सेल कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की भी पीस कीपिंग फोर्सेज होती है राइट। तो ह्यूमैनिटेरियन डिफेंस के लिए, मल्टीलैटरल मिशन के लिए आप अपने आर्म्स बेच सकते हैं टू दीज अरेंजमेंट्स। इसके अलावा आप आइडियलिज्म और रियल पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। आइडियल स्टेट होता है कि जहाँ पे आप पीस की बात करें, सभी जगह शांति हो, बट एक रियल पॉलिटिक्स भी होता है कि देयर आर friendly nations who need our help, right? So we have to be, and we have to ensure that we try to be non-aligned as much as possible, right? जो कि हमारा एक पुराना तरीका रहा है। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं आर्म ट्रेड जो है उसको आप इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन के रूप में ही ना देखें, वो जरूरी है राइट, बट एट द सेम टाइम आपके जो डिसीजन है दैट शुड बी रूटेड इन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट केस स्टडी है रामपुरा, जो है एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, पॉवर्टी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ही ज़्यादातर एक कमाने का जरिया है, बट जो ज़मीन है वो बहुत छोटी छोटी है राइट, यानी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, किसी एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी ज़मीन नहीं, छोटी छोटी ज़मीन है राइट। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत इनसिग्निफिकेंट है। जो टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं फॉर ट्राइबल पीपल राइट, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। यूथ जो है वो माइग्रेट कर रही है दूसरे स्टेट में। और यहाँ पे एक इशू बताया गया, जो माइनर गर्ल्स छोटी लड़कियाँ राइट, उनको जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं राइट, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टर्स, वो फैमिलीज़ को, उन ट्राइबल फैमिलीज़ को परसुएड करके आप अपनी बच्चियों को दूसरे स्टेट में भेजें। इनके जो हाथ है बहुत छोटे छोटे हाथ है, बहुत सॉफ्ट हाथ है, तो ये अगर कॉटन्स को प्लग करेंगे तो कॉटन्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे राइट। तो कॉटन प्लगिंग के लिए आप इन्हें भेजें, आपकी भी आय बढ़ेगी, आपको भी कुछ पैसा मिलेगा उसका राइट। तो परसुएड कर लिया कई सारी बच्चियों की फैमिलीज़ को कि इन्हें भेजा जाए फॉर वर्क बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। और कहाँ पे भेजा जा रहा है? बीटी कॉटन फार्म में राइट, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होता है उसमें भेजा जा रहा है राइट। अब इन बच्चियों को जो है अच्छी जगह नहीं मिल रही है टू स्टे राइट, इनएडिक्वेट लिविंग है और वर्किंग कंडीशन भी ख़राब है, कई सारे हेल्थ इश्यूज उन्हें हो रहे हैं राइट। जो एनजीओज हैं इस डिस्ट्रिक्ट में वो भी अपना काम सही से नहीं कर रही है। उसका काम क्या है कि इस तरह के अनएथिकल चीज़ें ना हो और डेवलपमेंट में वो हेल्प करे राइट। तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रही है। आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो राइट इस डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको बताना है कि क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी, और क्या स्टेप्स आप लेंगे जिससे आप माइनर गर्ल्स जो है उनके कंडीशन को सुधारने की कोशिश करेंगे, या ओवरऑल डेवलपमेंट को के लिए कुछ स्टेप्स बताए राइट। ओवरऑल डेवलपमेंट इकोनॉमिक सिनेरियो को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए। तो दो लेवल पे स्टेप्स बताने, एक तो है कि जो बच्चियों की कंडीशन है उसको या उनकी जो सफरिंग है उसको दूर करने के लिए स्टेप्स, एट द सेम टाइम ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स बताए राइट। तो 3 ट्रेनिंग क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप अप्रोच क्या होगा, आप यू कैन स्टार्ट विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन वेर यू सेट कंटेक्स्ट, आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर्स, मेन एथिकल इशूज़ क्या क्या है वो बताएं, फिर स्टेप्स बताएंगे टू एमिलियरेट दैट इज एलिवेट सफरिंग ऑफ द माइनर गर्ल। एंड सेकेंडली, कई बार ये जो शब्द है ये आपको आइडिया नहीं आएगा क्वेश्चन में राइट कि क्या है, तो थोड़ा सा जजमेंट या गेस वर्क करें। आप जजमेंट और गेस वर्क करेंगे काफ़ी हद तक आप हिट कर जाएंगे राइट। इफ यू रीड इट कपल ऑफ टाइम्स दैट सेंटेंस विल बी एबल टू हिट विद द कंटेक्स्ट राइट। फिर आप स्टेप्स बताएं कैसे इकोनॉमिक सिनेरियो को इंप्रूव किया जा सकता है और कंक्लूड करें। सो रामपुरा का जो सिचुएशन है आप बता सकते हैं कि एक क्लासिक सिचुएशन है जहाँ पे ट्राइबल एरियाज जो है वो अंडर डेवलप्ड है, दीज पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड इन अवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस राइट। हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे बट कुछ एरियाज पीछे रह जाती है बिकॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी ओवर देयर, दे आर वॉइसलेस पीपल, दे डू नॉट हैव इनफ से इन दी इन जनरल नेशनल डिस्कोर्स। इस तरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं राइट, या कंटेक्स्ट सेट कर सकते हैं जहाँ पे बता सकते हैं कि एक कंट्री एक रीजन है जो कि बहुत बैकवर्ड है, जहाँ पे जो बच्चियाँ हैं या जो यूथ है दे आर हैविंग ट्रबल, दे फेसिंग इश्यूज राइट एंड सो ऑन सो फोर्थ। शॉर्ट में आप बता दें, स्टेक होल्डर्स बता दें कौन कौन स्टेक होल्डर है। एथिकल इश्यूज बताए, सबसे पहला चाइल्ड लेबर एक एथिकल इशू है राइट, लीगली एज वेल एज एथिकली। एक्सप्लॉयटेशन और करप्शन है, एनजीओ जो है कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रही है। हेल्थ और सेफ्टी का इशू है, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस है, कुछ स्टेट्स पीछे रह गए, सॉरी कुछ रीजन्स पीछे रह गए, तो
ऑफकोर्स इनइक्वालिटी दिखाई देती है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, राइट। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन डिग्निटी दिखाई देती है, राइट। अब स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं टू एमिलियोरेट कंडीशन ऑफ गर्ल्स? तो सबसे पहले जो लॉज है उसको एनफोर्स करें, रेगुलेशन जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, प्यूनिटी एक्शन ले अगेंस्ट एनजीओ, रिहेबिलिटेट करिए बच्चियों को, राइट। तो कुछ प्रोग्राम्स को के बारे में जिक्र कर सकते हैं जो आपको पता है व्हेन इट कम्स टू रिहेबिलिटेशन और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो भी लॉज या प्रोग्राम्स बनाए गए तो कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, या इन जनरल भी आप बता सकते हैं कि जो हमारे राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है, राइट, तो उसके हवाले से आप बता सकते हैं। जस्ट अ सेक। तो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर कोई एक प्रोग्राम हो उसके हवाले से बता सके कैसे उनको एजुकेशन में फिर से इंक्लूड किया जाए, राइट। इसके बाद अवेयरनेस की बात की जा सकती है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको बताया कि ऐसे बच्चों को भेजना, छोटे बच्चों को भेजना अपराध है। एट द सेम टाइम क्या करना चाहिए उन्होंने, राइट। एनजीओ को जो है जो कि काम नहीं कर रही है उनको मोटिवेट करे टू वर्क, राइट, जो अच्छे एनजीओ है। इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग और मॉनिटरिंग से रिलेटेड अगर कुछ प्रावधान है वो जिक्र करें यहाँ पे, राइट। स्टेप्स टू इम्यूलरेट या टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, राइट। तो इसके भी जो जो इश्यूज बताए गए इन दी केस स्टडी उसके द्वारा आप बता सकते हैं कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एग्रीकल्चर होता है, राइट, तो बट सब्सिस्टेंस हो रहा है, राइट। तो छोटे छोटे प्लॉट्स में लोग एग्रीकल्चर, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की जा सकती है, राइट। लाइवलीहुड प्रमोशन, क्योंकि ट्राइबल है तो वो कुछ ना कुछ हैंड क्राफ्ट वर्क बना रहे होंगे, राइट। तो उसको कैसे मार्केट किया जाए, राइट, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के द्वारा उसको मार्केट किया जाए, उनको स्किल किया जाए, वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, राइट। तो स्किल डेवलपमेंट या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव जैसे उनको छोटे छोटे लोन दिए जाए थ्रू मुद्रा बैंक एंड सो फोर्थ, राइट। तो इस तरह आप एग्जांपल दें। कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करें, राइट, गवर्नेंस और मॉनिटरिंग की बात करें, जो एनजीओ वो अपना काम करे, राइट। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि वी नीड अ मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच, ब्लेंड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इकोनॉमिक रिवाइवल टू develop the country and ensure welfare of the people and the children. Next case study, you are a municipal commissioner of a large city having reputation of a very honest and upright person. आप एक बड़े सिटी के म्यूनसिपल कमिश्नर हो, एक मल्टीपर्पज़ मॉल वहाँ पे बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे डेली वेज अर्नर जो है एम्प्लॉयड है, जो कि माइग्रेंट्स है ज़्यादातर। मानसून में बारिश हो जाती है और ये जो मॉल है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी छत गिर जाती है और 4 लोग मर जाते हैं, उसमें से 2 माइनर होते, छोटे बच्चे होते, राइट। कई लोग इंजर्ड हैं और ये जो मिसहैप हुआ है इसके कारण जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंक्वायरी सेटअप करनी पड़ी है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपको पता चलता है कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो पुअर क्वालिटी का था, राइट। जो बिल्डिंग अप्रूव की गई, जो प्लान अप्रूव किया गया है उसमें प्लान जो अप्रूव किया उससे ज़्यादा बेसमेंट क्रिएट किए गए, एडिशनल बेसमेंट क्रिएट किए गए। इसके अलावा जो प्लान अप्रूव भी किया गया, जो जगह है जहाँ पे जो बनाई जा रही है मॉल, राइट, उसमें से एक एरिया जो है कहीं ना कहीं ग्रीन फील्ड में आ रहा है, यानी ग्रीन जो आपका जो ग्रीन एरिया होता है, राइट, वहाँ पे ये बनाया गया है, राइट। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर होता है जो चेक करता है कि कंस्ट्रक्शन सही से हो रहा है या नहीं, या फिर जो मटेरियल वो भी अपना काम नहीं कर रहा है, राइट। और जो प्लान बनाया गया है, राइट, जो अप्रूवल मिला है वो एक पुराने ऑफिसर के द्वारा मिला है जो पहले यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर था, जो कि आपका पहचान का ही नहीं, आपका दोस्त भी रहा है, राइट। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज बताए गए हैं। प्राइमा फेसी पता चलता है कि नेक्सस है बिटवीन ऑफिशियल एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड बिल्डर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और जो ऑफिशियल उनमें एक नेक्सस दिखाई दे रहा है। जो कलीग है आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इंक्वायरी को स्लो करें। बिल्डर जो है वो बहुत अमीर है और इन्फ्लुएंशियल है और वो पावरफुल मिनिस्टर का रिलेटिव है। आपको वो परसुएड कर रहा है कि इस मैटर को आप दबा दें, राइट। आपको फॉर्चून, यू विल बी गेटिंग सम रिवॉर्ड फॉर इट। और अगर आप नहीं करते देन देयर इज अ वुमन इन योर ऑफिस हु इज गोइंग टू फाइल एन पॉश, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट अगेंस्ट यू, राइट। तो आपको पूछा गया एथिकल इश्यूज क्या क्या है इसमें इन्वॉल्व, क्या ऑप्शंस हैं इन दिस सिचुएशन, एंड एक्सप्लेन द सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन। तो शॉर्ट में आप इंट्रोडक्शन सेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर्स, एथिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस बताएंगे प्रोज एंड कॉन्स के साथ, कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे, राइट। सो यू कैन जस्ट मेंशन कि सिस्टमिक फेलियर हमें दिखा देता है जहाँ पे रेगुलेशन, गवर्नमेंट ओवरसाइट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मिसिंग दिखाई दे रही है। सिविल सर्वेंट जो है प्रेशर में दिखाई दे रहा है फ्रॉम पॉलिटिकल, फ्रॉम ऑफिस एंड सो फॉर्थ, राइट। या इन जनरल भी आप बता सकते हैं कि कैसे जो
अमीर लोग होते हैं राइट, वो गेट देयर वे इवन इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जो गरीब लोग हैं राइट, इवन दे व्हेन दे फेस इनजस्टिस दे आर they become voiceless and they are not given any ears or not heard right। इस तरह भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं राइट। सो इसके बाद आप स्टेक होल्डर्स बताएं एथिकल इश्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी दिखा देती है फ्रॉम दैट ऑफिसर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। डिसरिगार्ड फॉर लाइफ, जो लोग हैं वहाँ पे रह रहे राइट, तो ये सही जगह नहीं है रहने के लिए अंडर द कंस्ट्रक्शन, उनके लिए अलग से क्वार्टर्स क्रिएट किए जाने चाहिए। करप्शन अब्यूज ऑफ पावर दिखाई दे रहा है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया राइट, थ्रेट्स ब्राइबरी वगैरह वगैरह राइट। सो दीज आर ऑल अब्यूज ऑफ पावर। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है राइट बिटवीन प्रायर अप्रूवल राइट, कि वो जो प्रायर अप्रूवल दिया है वो कमिश्नर जो है वो आपका दोस्त है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू डू दी राइट थिंग राइट। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखा दे रहा है राइट, आपका पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट। पीयर प्रेशर अगेन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट राइट इफ यू सप्रेस द फाइंडिंग। ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गो स्लो, जो वीक ऑप्शन है वो राइट। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल बैकलैश नहीं होगा, आप अपने पर्सनल टाइज और करियर को जो है उसको भी सेफ गार्ड कर पाएंगे। कौन क्या है, इट विल कॉम्प्रोमाइज योर एथिक्स, इनजस्टिस टू विक्टिम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ऑप्शन 2 क्या है कि अपनी ड्यूटी को अपहोल्ड करें विदाउट फियर एंड फेवर, प्रोसीड करें विद फुल फोर्स। प्रोज क्या है इसका कि ये जस्टिस को सर्व करेगा, ये अपहोल्ड करेगा रूल ऑफ लॉ को, ऑब्जेक्टिविटी को और अकाउंटेबिलिटी को। कौन क्या है इसका कि रिस्क करता है पर्सनल डिफेमेशन और रिटेलिएशन को। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि सबसे पहला एक्शन आपका होगा कि आप इमीडिएट रिलीफ और रिड्रेसल करें राइट, जो लोग इंजर्ड है उनको आप दवाई करें राइट, उनको बताएं कि आपकी सुनवाई होगी एंड सो एंड सो फोर्थ राइट। एक हेल्पलाइन क्रिएट करें फॉर दोज वर्कर्स फैमिली फॉर देम टू नो दैट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड, क्योंकि माइग्रेंट है। लीगल डिसिप्लिनरी मेजर्स दे, एफआईआर दर्ज करें अगेंस्ट द बिल्डर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इन्वॉल्व करें लेबर डिपार्टमेंट को, यूज़ करें विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अगर चीज़ों को दबाने की कोशिश की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, रीइंफोर्स करें एथिकल गवर्नेंस को। कंक्लूजन क्या है इसका, आप इसे कोट्स के साथ एंड कर सकते हैं। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट कैरेक्टर इज नॉट इन कन्फर्ड बट क्राइसिस, यानी क्राइसिस में ही आपका टेस्ट होता है, नॉट इन कन्फर्ड। अब ये किसी एक पर्टिकुलर थिंकर का नहीं है, आप अपने एंड से भी कोट करके एंड कर सकते हैं राइट। नेक्स्ट केस स्टडी है, परमल जो है एक स्मॉल टाउन है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, इन एन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, सॉरी परमल जो है ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है राइट, जहाँ पे रॉकी टेरेन है, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है यहाँ पे ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड जस्ट लाइक प्रीवियस केस स्टडी। एडिक्वेट रेनफॉल होता है यहाँ पे, और हैज़ एन इरीगेशन राइट, कैनल ऑल्सो हियर। तो मोटा मोटी यहाँ पे ज़मीन खराब है बट इरीगेशन है और बारिश भी हो रही है ठीक ठाक। अमरिया जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, इस परमल डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेटली ओन्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं राइट। एक ट्रंक रेलवे भी जाती है अराउंड 10-50 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट। पुअर कनेक्टिविटी के कारण जो है देयर इज़ बिन एब्सेंस इन मेजर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कुछ स्कीम लाई है, 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे दिया है कि अगर आप यहाँ पे अपने इंडस्ट्री को सेटअप करते हो आपको 10 साल टैक्स नहीं लगेगा उस इंडस्ट्री को राइट। तो अनिल जो 2010 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि इस स्कीम का बेनिफिट लेता है और एक अमरिया प्लास्टिक वर्क नाम की एक कंपनी को सेटअप करता है इन नूरा विलेज। नूरा विलेज जो है वो अमरिया से 20 किलोमीटर दूर है, और ये फैक्ट्री जो है इसमें वो लोगों को हायर करता है फ्रॉम दी नूरा विलेज इटसेल्फ, बट इनको ट्रेन करवाता है खुद के पैसे से इन अमरिया में, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स है राइट। अब ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको घर के पास ही जॉब मिली है राइट। सो दे स्टार्टेड वर्किंग, मोस्टली वर्कर्स आर फुली ड्रॉन फ्रॉम नूरा विलेज, मोटिवेटेड है कि मीट द प्रोडक्शन टारगेट्स, लार्ज प्रॉफिट दे आर एंश्योरिंग, साइजेबल पोर्शन ऑफ विच इज गोइंग बैक टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी के इंप्रूवमेंट में जो प्रॉफिट है उसमें से कई सारा पैसा कम्युनिटी के इंप्रूवमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है राइट। जैसे ग्रीन किया जा रहा है विलेज को, पेड़ लगाए जा रहे हैं, रिनोवेट किया जा रहा है टेम्पल को। एमएलए के साथ मिल के जो व्यक्ति है इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एक जो है बस भी शुरू कर देता है टू अमरिया। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बिल्ड कर रहा है, प्राइमरी स्कूल बिल्ड कर रहा है। सीएसआर जो फंड है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, सब्सिडाइज किया जा रहा है प्राइमरी एजुकेशन को राइट। और एम्बुलेंस भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द कंपनी, यानी एम्बुलेंस भी है वहाँ पे फॉर कंपनी पीपल एंड एम्प्लॉय एंड द नीडी राइट। अब एक माइनर फायर लग जाता है 2019 में इन एपीडब्ल्यू, एक छोटा सी आग लग जाती है जिसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है बिकॉज देयर इज़ अ सेफ्टी प्रोटोकॉल इन द फैक्ट्री। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है फैक्ट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा सेवन कर रही थी, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा सेवन कर रही थी एक्सेस में
राइट, पर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है, नेशन वाइड लॉकडाउन नेक्स्ट ईयर लगाया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन, इसके कारण प्रोडक्शन फेल हो जाता है। एम्प्लॉय जो है उनको फिर भी पे कर रही है कंपनी रेगुलरली, और उनको कुछ और काम में व्यस्त कर रही है, जैसे कि प्लांटिंग ट्री, इम्प्रूविंग विलेज हैबिटेट एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो एपीडब्ल्यू हैज़ अ गुड रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, मोटिवेटेड वर्कफोर्स। तो आपको इस स्टोरी को, एपीडब्ल्यू के स्टोरी को क्रिटिकली एनालाइज करना है और बताना है क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, क्या आप एपीडब्ल्यू को एक रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं, राइट, अपने रीजंस दे दें, राइट। तो अप्रोच क्या है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दैट सेट्स कंटेक्स्ट, आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर्स को, क्रिटिकली एनालाइज करें इस केस स्टडी के कंपनी को, एपीडब्ल्यू को, राइट, उसके रिलेटेड कुछ एथिकल इश्यूज है वो बताएं, इवेल्युएट करें कि क्या ये एक रोल मॉडल के रूप में दिखाई देती है, राइट, उसके रीजंस दें और कंक्लूड करें, राइट। सो आप बता सकते हैं कि कंपनीज को, इंट्रोडक्शन में जस्ट बता सकते हैं कि कंपनीज को ज़्यादातर प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट हंग्री मशीन्स के रूप में देखा जाता है, बट उसका जो है अगर हम, ये कंपनी जो है ये एक्चुअली हेल्पफुल हो सकती है अगर कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो काम करे, राइट। तो यू कैन टॉक अबाउट दैट, जैसे कॉमन गुड अप्रोच एंड सो फोर्थ। तो बहुत ही शॉर्ट में बताएं कि द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, राइट, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर स्टेक होल्डर्स बताएं, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। इसके बाद आप क्रिटिकली एनालाइज करें इस केस को, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज यानी क्रिटिसिज्म नहीं होता, राइट, ये दिस शुड बी योर पॉइंट ऑफ understanding. It is that you have to analyze this situation in a critical manner, that is you have to go deep into it, right, अलग अलग जो उसके implications है वो बताया, of course criticism का एक part हो सकता है उसमें। so ethical entrepreneurship हमें दिखाई देती है यहाँ पे, जहाँ पे जो leaders है they are prioritizing local employment, investing in skills development, fulfilling CSR duties, right, holistic development दिखाई दे रहा है यहाँ पे एपीडब्ल्यू की ओर से, social infrastructure हो, improved connectivity हो, inclusive growth हो, right, moral economy दिखाई दे रही है यहाँ पे। During crisis like fire and lockdown, company has continued to pay worker, reinforcing Gandhian ethics, right? तो कौन से एथिकल साइड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे वो बताया आप, राइट। इसके अलावा करेक्टिव एक्शन भी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जब आग लग गई तो उसको एक्सटिंग्विश कर दिया गया, और जो भी चीज़ें थी रेक्टिफाई करा अपने कोर्स ऑफ एक्शन को, मोटिवेटेड वर्कफोर्स दिखाई दे रही। तो वी हैव क्रिटिकली एनालाइज द केस। इसके बाद एथिकल इश्यूज पूछे गए, तो सबसे पहला एथिकल इशू दिखा देता है, प्लास्टिक वर्क की बात की गई, राइट, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, राइट, प्लास्टिक बना रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में उसका। इसके अलावा एक और चीज़ है, सिर्फ नूरा विलेज से उन्होंने हायर किया, राइट, तो लोकल हायरिंग दिखाई दे रही है, तो दैट इज ऑल्सो एन इशू, आपने कई सारे जगहों से एम्प्लॉय पूल लेना चाहिए, राइट। इसका गवर्नमेंट की आपत्ति दिखाई दे रही है, यहाँ पे कंपनी को आके काम करना पड़ रहा है, जो कि काम गवर्नमेंट का है, राइट। और इवन जो एमएलए है उसने बस शुरू करी वहाँ पे ऑन दी वर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, नॉट ऑन दी वर्ड्स ऑफ द कॉमनर्स, राइट, कॉमन पीपल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपत्ति दिखाई दे रही है, राइट। इसके अलावा पूछा गया है कि क्या एपीडब्ल्यू एक रोल मॉडल के रूप में आप देख सकते हैं इसको, तो डेफिनेटली एपीडब्ल्यू जो है एक रोल मॉडल के रूप में आप इसे, जैसे एपीडब्ल्यू को आप रोल मॉडल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ टोकनिज्म के रूप में ना देखें, राइट, कि एक छोटा सा कोई इनिशिएटिव ले लिया, राइट, और दैट इज इट, राइट, उसको एक लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट के रूप में देखें कि आपकी कंपनी लोगों के लिए काम करेगी, कंपनी आपके लिए काम करेगी इन द बैड टाइम, राइट। सो ये प्रमोट करता है एथिकल बिजनेस दैट इज टू कंडक्ट रूटेड इन जस्टिस। ओके, सो एथिकल बिजनेस प्रमोट करता है बिजनेस कंडक्ट रूटेड इन स्टेक होल्डर वेलफेयर। इसके अलावा इकोनॉमिक वायबिलिटी को प्रूव करता है कि ऐसा नहीं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये साथ में एग्जिस्ट कर सकती है, और इनकरेज कर रहा है कल्चर ऑफ रेजिलेंस, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। तो ऑफकोर्स ये एक रोल मॉडल के रूप में है, आप इसको अफर्म करेंगे। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि कोई एक चीज़ होती है एथिकल कैपिटलिज्म जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो दिस कंपनी एग्जेम्पलीफाइज एथिकल कैपिटलिज्म, और आप कोड से भी एंड कर सकते हैं। हेलन केलर जो एक ऑथर है, अमेरिकन ऑथर, उन्होंने कहा है अलोन वी कैन डू अ लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। इससे आप इसे एंड कर सकते हैं। लास्ट केस स्टडी है, केस स्टडी में बताया गया है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सोशल इकोनॉमिक मार्जिन पे हमेशा रहे, बट लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो जो माइग्रेंट वर्कर्स है अर्बन इकोनॉमिक्स में। पैंडेमिक के दौरान वो नेशनल फोकस में है, कंट्री वाइड लॉकडाउन लगा उस समय, कई सारे लोग जो है माइग्रेंट वर्कर उनको फिर से अपने गाँव जाना पड़ा, राइट, अपने नेटिव विलेज।
because of non-availability of transportation, they had to face a lot of problems, starvation, inconvenience. उनके जो wages थे, transport facilities थी, they were not getting that. सडन लॉस ऑफ लाइवलीहुड था, उनको फिर से गांव जाना था, बट गांव में जो खेती होने वाली है, वो खेती का जो समय होता है ऑफ हार्वेस्टिंग, दैट इज़ अ शॉर्ट पीरियड, राइट. उससे पहले वो अगर वहाँ पे पहुँचे, देन दे वुड गेट सम एम्प्लॉयमेंट ओवर दैट, तो उसका भी उनको डर था, राइट. बट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत इनएडिक्वेट था, राइट. उनको एसेंशियल बोर्डिंग और अरेंजमेंट भी नहीं मिली. तो कुछ लेसन्स आपने लर्न किए हैं इस सिचुएशन के द्वारा, बिकॉज यू आर ओवरसीइंग फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट. तो इन योर ओपिनियन ये पूछा गया, क्या एथिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं इन करंट माइग्रेशन क्राइसिस. करंट माइग्रेंट क्राइसिस में क्या एथिकल इश्यूज हैं, और एक एथिकल केयर गिविंग स्टेट्स जो है उसका क्या मतलब बनता है आपके लिए. और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिविल सोसाइटी है वो कैसे असिस्ट कर सकती है इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने में, अगर ये इशू फिर से आ जाता है, सिमिलर सिचुएशन कोई आता है, तो उसको उसमें सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, राइट. तो अगेन यू कैन स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, राइट, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट से ही आप बता देंगे. कोई अगर आपको आइडिया है, कोई डेटा पॉइंट है, या कोई एक ऐसा सिचुएशन है जो आप जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट, राइट. या आप जनरल अप्रोच भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप जस्ट बता दें केस स्टडी का, या जो सेंट्रल प्रॉब्लम है केस स्टडी का वो बता दें, राइट. तो प्रोवाइड इंट्रोडक्शन टू सेट कंटेक्स्ट, इसके बाद स्टेक होल्डर बताएं, फिर एथिकल इश्यूज पूछे गए वो बताएं, डिफाइन करें एथिकल केयर गिविंग स्टेट, सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है वो बताएं, और कंक्लूड कर दें, राइट. सो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि जो माइग्रेंट क्राइसिस है, इसने कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को एक्सपोज करा है, राइट. कि जो हमारी स्ट्रक्चरल एपथी है टूवर्ड्स द माइग्रेंट, राइट, और हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है उसको एक्सपोज करा, राइट. सो ऐसे जगह, ऐसे समय में हमें एम्पथी से काम करना चाहिए, जहाँ पे हमें सिविल सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. तो शॉर्ट में आपने जस्ट बता दिया केस स्टडी का, फिर स्टेक होल्डर्स बताए कौन कौन स्टेक होल्डर है, फिर एथिकल इश्यूज क्या क्या है. तो सबसे पहले हमें क्या देखा जाता है, लेबर को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा गया, राइट, कि एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ जिसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, उसके डिग्निटी को हमने सिक्योर नहीं करा इन दिस पर्टिकुलर टाइम, राइट. एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉफिटरिंग दिखाई दी हमें, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं. अब यहाँ पे जो, क्योंकि केस स्टडी का जो क्वेश्चनिंग स्टाइल है, या फिर जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, वो कहा गया करंट सिनारियो में क्या क्या हमें इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, राइट. तो आपने करंट में, इवन इफ इट इज़ नॉट मेंशन इन केस स्टडी, वो आप बता सकते हैं, राइट. तो एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉफिटरिंग, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, राइट. आप देखोगे जो बाहर हमारे जो नागरिक थे जो फंसे हुए थे, उनके लिए हमने फ़्लाइट्स अरेंज की, बट यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने इवन ट्रेन्स बहुत लेट अरेंज किए, और वो भी सफिशिएंट नहीं थे. एम्पैथी की कमी, सॉलिडारिटी की कमी दिखाई दे रही है, और गवर्नमेंट डेफिसिट दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टू दी प्रॉब्लम. एथिकल केयर गिविंग स्टेट क्या होता है, तो स्टेट का क्या फंक्शन है, और वो फंक्शन अगर बेस्ड है ऑन सम केयर, तो वो एथिकल केयर गिविंग स्टेट है. अगर वो उसको फुलफिल करे, तो क्या क्या फंक्शन है ऐसा कि जो केयर पे बेस है, तो हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की का फंक्शन है, राइट. सो एक एथिकल केयर गिविंग स्टेट इन फंक्शंस को अदा करेगा, राइट. सो इट विल प्रोटेक्ट राइट एंड uphold human dignity, it will act with compassion and fairness, it will allocate resources equitably, it will hold institution and employer accountable, it will follow Gandhian's ideal like Antyodaya, right. इसके अलावा it will embrace virtues like empathy, responsibility and justice and so on so forth. तो ethical care giving state का आपने यहाँ पे मायने बता दिए, राइट. अब ये पूछा गया था कि क्या रोल हो सकता है सिविल सोसाइटी का व्हेन इट कम्स टू सच सिचुएशन, अगेन, राइट, उसको मिटिगेट करने में. तो रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, आप उदाहरण दे सकते हैं सोनू सूद का, कई एनजीओज का, कि कैसे उन्होंने रिलीफ दिया, राइट. एडवोकेसी कर सकती है, मॉनिटरिंग कर सकती है, राइट, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर्स को, राइट, सोशल मीडिया पे उनको जो है कंडेम कर सकती है कि क्यों ये कंपनीज ऐसे काम नहीं कर रहे, क्यों इन्होंने सैलरी नहीं दी, जिससे उनके ऊपर प्रेशर बढ़े. पार्टनरशिप कर सकती है विद गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज, राइट. कैपेसिटी बिल्ड कर सकती है, ट्रेन कर सकती है माइग्रेंट को इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड स्किल, ताकि उनको रेजिलेंट बनाया जाए, राइट. अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन कर सकती है कि कैसे ऐसी सिचुएशन में लोगों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए विद माइग्रेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. कंक्लूजन में आप बता सकते हैं माइग्रेंट क्राइसिस वाज नॉट जस्ट लॉजिस्टिकल फेलियर बट अ मॉरल वन, राइट. इसने हमें बताया है, राइट. अब जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा डिप्रेसिंग सा आंसर बनते जा रहा है, तो कंक्लूजन में थोड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर डाल दीजिए. आप बता सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये एक बहुत खराब सिचुएशन था, बट यहाँ पे हमें कुछ चीजें सीखने को मिली कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स हु आर एट द लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी, दे हैड द रिजॉल्व टू गो बैक, राइट. तो उनसे हम सीख सकते हैं, राइट.
और एक पॉजिटिव साइड दिखाई देते कि हमारे सोसाइटी में ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने मदद करी, राइट। तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे करे, राइट। सो इट हैज़ रिकंडल्ड फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड अंडरलाइंग नीड ऑफ बिल्डिंग एन एथिकल इंक्लूसिव स्टेट, राइट। इस तरह इसे कंक्लूड किया जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन।